हेलो। आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एज अ वन शॉट समझने वाले हैं। जो कंप्लीट स्टोरी है एक ही वीडियो में क्या है इस चैप्टर में आपको पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत इस इमेज से दिखाई गई, शो की गई है। इस इमेज में बताया गया है फ्रेडरिक सोरियू का विजन। फ्रेडरिक सोरियू 1848 में 4 प्रिंट्स डिजाइन करता है, बनाता है, जिसमें से एक जो प्रिंट है वो क्लास 10th में एक्सप्लेन की गई है। इस पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियू एक सपना देखता है, एक यूथोपियन विजन देखता है, कल्पना करता है, जिसको बोला गया द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जो फर्स्ट प्रिंट है, फर्स्ट प्रिंट में क्या कुछ बातें बताई गई है, जैसा कि यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी शो की गई है, जिसके लेफ्ट हैंड में टॉर्च दिखाया गया है, जो यह शो कर रहा है कि यूरोप या जो पूरे वर्ल्ड में जो है अंधकार रूपी मोनार्क खत्म हो जाए, और जो पूरी वर्ल्ड है, कंट्रीज हैं, वहाँ रिपब्लिक एस्टेब्लिश करती जाए। ऐसा फ्रेडरिक सोरियू कल्पना कर रहा है कब? 1848 में, जब ये इमेज बनाता है। साथ ही जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, इसके आगे स्विट्जरलैंड और यूएसए शो किए गए हैं, जो कि यह दिखाया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड और यूएसए ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं। उसके पीछे फ्रांस, जर्मनी और बहुत सारे देश दिखाए गए हैं। एक बहुत लंबी जो है ये मार्च कर रहे हैं, एक कतार दिखाई गई है, जो कि मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टैब्लिश करने की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत किया गया है। साथ ही जो फ्रांस का जो फ्लैग दिखाया गया है, फ्रांस के जो भी यहाँ पर जो लोग हैं, उन्होंने अपने झंडे को होल्ड कर रखा है। साथ ही अलग कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज ने अपने अपने जो है फ्लैग को होल्ड कर रखा है। और क्या दिखाया गया है, नीचे जो है यहाँ क्राउन्स या जो मुकुट है वो चकनाचूर किए हुए दिखाए गए हैं। फ्रेडरिक सोरियू इसके जरिए यह शो कर रहा है कि मोनार्क खत्म होने वाला है, मोनार्की पूरे वर्ल्ड में खत्म होने वाली है, और डेमोक्रेटिक या जो कहें रिपब्लिक, कहने का मतलब पावर जनता के हाथ में आने वाली है। जो भी देश का लीडर होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। इसीलिए जो है फ्रेडरिक सोरियू ने ये मुकुट वगैरह है, इसको टूटा फूटा सा दिखाया है, ताकि मोनार्की का जो है वो एंड हो। मोनार्की के एंड को शो करने के लिए ये जो है पेंट करा है फ्रेडरिक सोरियू ने। और क्या दिखाया गया है, और ऊपर क्रिस्ट है, आसपास जो एंजल्स हैं, परियां हैं, कुछ यहाँ पर संत महात्मा हैं, यह इस दृश्य को देख रहे हैं। साथ ही जो ये कतार है, इसमें यह जो है क्रिस्ट एंजल्स और संत जो हैं ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, ताकि ये जो कंट्रीज है बहुत जल्दी डेमोक्रेटिक बन जाए, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाए। साथ ही इन कंट्रीज के लोगों में भाईचारे की भावना बनी रहे। तो यही जो है इन 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। और क्या फ्रेडरिक सोरी शो करता है? फ्रेडरिक सोरियू कहता है कि जो कंट्रीज है वहाँ नेशन स्टेट, जो कंट्रीज है वो नेशन स्टेट बन जानी चाहिए। कहने का मतलब एक ही गवर्नमेंट हो, एक ही गवर्नमेंट हो, और जो जनता है वो एक ही गवर्नमेंट के द्वारा, एक ही लीडर के द्वारा रूल की जाए। साथ ही सभी जनता जो है उनकी कॉमन आइडेंटिटी हो, सेम लैंग्वेज कल्चर फॉलो किया जाए। ऐसा फ्रेडरिक सोरियू का विजन है। जब ये नेशन स्टेट बन जाए तो मॉडर्न स्टेट भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, जैसे जिसमें जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी, यानी नेशन मॉडर्न स्टेट कहने का मीनिंग, नेशन स्टेट कहें या मॉडर्न स्टेट कहें, एक बात कि गवर्नमेंट जो है वो एक ही हो, और गवर्नमेंट कैसी हो? सेंट्रलाइज्ड हो गवर्नमेंट। सबकी कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, कॉमन पास्ट होना चाहिए, कॉमन हिस्ट्री को फॉलो करते हों, ये कॉमन लैंग्वेज बोलते हों। यही नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट में बताया गया है। फ्रेडरिक सोरियू के
जो विज़न को कटाक्ष किया जाता है अर्नेस्ट रेनन के द्वारा। अर्नेस्ट रेनन कहते हैं कि जो ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की बात की जा रही है, यानी हम कहें नेशन स्टेट या मॉडर्न स्टेट की बात की जा रही है, यह सही नहीं है। अगर अगर एक ही लीडर के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाए, तो वह लीडर अपनी अनलिमिटेड पावर का मिसयूज कर सकता है। ऐसा अर्नेस्ट रेनन विरोध करते हैं। फ्रा, वो जो फ्रेडरिक सोर्यू था वो भी फ्रांस का था। अर्नेस्ट रेनन ये भी फ्रांस का है। अर्नेस्ट रेनन ने व्हाट इज नेशन नेशन के ऊपर जो है इसने भाषण दिया। कब? 1882। फ्रांस की ही यूनिवर्सिटी थी सोरबोन, यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में अर्नेस्ट रेनन ने व्हाट इज नेशन पर भाषण दिया, जहां ये बताते हैं कि नेशन बनाना आसान नहीं है, यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेशन बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है वो नहीं होनी चाहिए, यानी पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। ऐसा फ्रेडरिक जो है अर्नेस्ट रेनन कहते हैं। अब जो टॉपिक शुरू हुआ है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसमें क्या बताया गया है? फ्रांस में कॉमन आइडेंटिटी कल्चर इसको प्रमोट करने के लिए क्या कुछ चीज़ें की गई? जैसा कि बताया गया 1789 में फ्रांस जो है, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद पावर मोनार्की से रिपब्लिक में शिफ्ट हो जाती है, यानी राजा से जनता में पावर शिफ्ट हो जाती है। अब जनता जो थी वो नेशनल असेंबली बनाती है। नेशनल असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को रूल करने के लिए दिया। ऐसा जो है कब हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। इसके बाद ला पैत्री और ली सिटियोनी नाम के जो है टर्म्स यूज किए गए। ला पैत्री कहने का मीनिंग फादरलैंड, यानी कि जो फ्रांस की भूमि है, जमीन है, ये सबकी कॉमन है, यानी जो है ये फादरलैंड है। जैसे हम भारत के जो है धरती माता बोलते हैं, वैसे ही फ्रांस के जो लोग थे वो फादरलैंड कह रहे थे अपनी ज़मीन को, ताकि यहाँ पर कॉमन आइडेंटिटी ये शो कर सकें। साथ ही अब जो टर्म था सिटीजन यूज़ किया जाने लगा जनता के लिए। कहने का मतलब अब जनता जो है वो लीडर के अंडर में नहीं है। अगर राजा के अंडर में वहाँ की जो जनता हो तो उसे प्रजा कहा जाएगा। अगर इलेक्टेड लीडर है तब वहाँ की जनता है तब उसे नागरिक या सिटीजन कहा जाएगा। और क्या यहाँ पर किया गया? जो राजा का पुराना फ्लैग था उस फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया, न्यू ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेट जर्नल थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट्स में डिवाइड हुई पड़ी थी। थर्ड स्टेट्स को वोटिंग राइट नहीं था। इन सब चीज़ों को ख़त्म करके नेशनल असेंबली बनाई गई, जहाँ जनता का जो मेन रोल था, जनता के द्वारा ये असेंबली इलेक्ट की जाती थी। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, ताकि जो है सही से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे, बहुत सारे टैक्सेस वगैरह जो ट्रेड पर थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। साथ में फ्रांस की जो लोकल लैंग्वेज थी उसे प्रमोट किया गया, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। और क्या था? जब ये सारे सुधार फ्रांस में किए जा रहे थे, फ्रांस में किए जा रहे थे, इसके बाद आसपास की कंट्रीज़ में भी जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो एमर्ज होने लगी। लोगों ने आसपास की जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आसपास की जो कंट्रीज थी, फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज थी, उन्होंने अपने यहाँ भी जैकोबिन क्लब्स को जो है वो बनाना शुरू किया। जैकोबिन क्लब्स में बैठकर बात करते कि हम अपने देश में कैसे सुधार कर सकते हैं। फ्रांस की जो आर्मीज थी, सोल्जर्स थे, वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म का जो आइडिया था फ्रांस से, वो आसपास की अलग कंट्रीज में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी एमर्ज की गई। क्यों? मोनार्की को ख़त्म करने के लिए, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए। और आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने आप का जो है यूनिफिकेशन करवाया, खासकर जो यहाँ जर्मनी इटली की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। अब 1799 में नेपोलियन फ्रांस का जो है
लीडर बन जाता है, रूल करने लगता है। हुआ क्या था? फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ क्यों? मोनार्की को एंड करने के लिए। लेकिन नेपोलियन वापस से जो पूरा मोनार्की है उसको इंट्रोड्यूस करता है। बट ये बर्बन डायनेस्टी का नहीं है। बर्बन डायनेस्टी का नहीं है। ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है अभी। यह सिर्फ मोनार्की सिस्टम को ही इंट्रोड्यूस करता है। पुरानी जो बर्बन डायनेस्टी है वो नहीं रूल कर रही है अब, वो बाद में रूल करेगी, देखेंगे। तो 1799 से 1815 तक नेपोलियन रूल करता है और इसने बहुत सारे सुधार किए, जैसे देखेंगे। और क्या बोला गया? नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804, यानी कि आम जनता के लिए कुछ नियम कोड कहने का मतलब नियम इसने इंट्रोड्यूस किए, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा गया। इसके नेम पर ही इसे नेपोलियनिक कोड भी कहा गया। इसने क्या क्या सुधार किए, जैसे जो बाय बर्थ रिच पर्सन्स को प्रिविलेजेस मिली हुई थी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले हुए थे, उन सबको एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। सभी जनता के लिए इक्वल राइट्स दिए। प्रॉपर्टी का जो राइट था वो सभी को दिया गया। साथ ही जब यह सारे सुधार ये फ्रांस में कर रहा था, आसपास की कंट्रीज डच, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज भी इंस्पायर हुई, नेपोलियन का वेलकम किया। नेपोलियन को कहा हमारे यहाँ भी यह सुधार करो। नेपोलियन ने इन कंट्रीज में भी बहुत सारे जो सुधार किए, जैसे फ्यूडल सिस्टम का एंड किया। फ्यूडल सिस्टम कहने का मीनिंग था कि कुछ ऐसे व्यक्ति राजा के अंडर में रहकर काम किया करते थे, अब उनको फ्री कर दिया गया। कुछ किसान थे जो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, यानी कि लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, जो जो उन्होंने रिच लैंडलॉर्ड से लोन लिए थे, उन लोन को नहीं चुका पा रहे थे। उन लोगों का, किसानों का टैक्स जो यानी कि कहीं लैंड रिवेन्यू या लोन माफ करवा दिया गया नेपोलियन के द्वारा। और क्या था? पूरे यूरोप में ट्रेडर्स और बिजनेस पर्सन्स थे, वो गिल्ड बना लिया करते थे। गिल्ड, एल भी आएगा यहाँ। गिल्ड, गिल्ड कहने का मीनिंग था एक ग्रुप, बिजनेस पर्सन्स या ट्रेडर्स का एक ग्रुप। वो ग्रुप बना लिया करते थे और किसी को बिजनेस में एंटर नहीं होने देते थे। वो चाहते थे कि हम ही सारा का सारा जो है वो व्यापार करें, पैसा कमाएं। लेकिन नेपोलियन ने इसको बैन कर दिया, सभी को राइट टू ट्रेड या जो बिजनेस का अधिकार दिया। और क्या सुधार किए? वेट और मेजरमेंट की। फ्रांस में और आसपास जर्मनी, इटली, सभी हर जगह अलग अलग यूनिट्स थी। कहीं 1 किलो का 1000 ग्राम, तो कहीं 1100, एग्जाम्पल के लिए, कहीं 900, कहीं 800। तो मेजर जो वेट की एक जो यूनिफॉर्म यूनिट नहीं थी, कॉमन यूनिट नहीं थी, ऐसे ही मेजरमेंट में था। 1 सेंटीमीटर कहीं 55 से 1 मीटर कहीं 55 सेंटीमीटर है, तो कहीं 56 सेंटीमीटर, कहीं 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे अलग अलग मेजरमेंट्स की भी यूनिट्स थी। इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार किया नेपोलियन ने, इन सभी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया और इक्वल वेट और मेजरमेंट की यूनिट इंट्रोड्यूस की। साथ ही नेशनल करेंसी को यूज़ किया जाने लगा। अब बहुत सारी जो है मल्टीपल करेंसीज का यूज़ नहीं किया जा रहा था, एक ही करेंसी का यूज़ किया गया, जिससे ट्रेड और बिजनेस दोनों में दोनों बढ़ावा हुआ। ट्रेड को जो है बढ़ावा मिला, आसानी से ट्रेड किया जाने लगा था, क्योंकि बहुत सारी करेंसीज होगी तो एक करेंसी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, एक कोई पर्टिकुलर करेंसी है उसकी वैल्यू कम रहेगी, तो ट्रेड करने में समस्या होगी। इसीलिए सिंगल टाइप की जो करेंसीज है उसका यूज़ किया जाने लगा। बहुत सारे सुधार किए नेपोलियन ने, जनता खुश भी हुई। इसीलिए जनता ने नेपोलियन को एज अ मोनार्क एक्सेप्ट किया। लेकिन नेपोलियन की जो कुछ कमियां भी थी, यानी ड्रॉबैक्स, नेपोलियन की कुछ कमियां भी थी, जैसे इसने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। कोई भी लीडर हो, उसे अपने आप को मजबूत करने के लिए, ज़्यादा जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए टैक्सेस तो बढ़ाने पड़ेंगे। चाहे आज हम इंडिया की ही बात करें, गवर्नमेंट ने बहुत टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, इम्प्रूवमेंट भी है, सुधार भी किया जा रहा है। तो ऐसा ही नेपोलियन था, नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ा दिए, लेकिन जनता इसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। फिर नाराज होने लगी जनता। और क्यों जनता नाराज हो रही थी? नेपोलियन ने सेंसरशिप इम्पोज कर दी। सेंसरशिप कहने का मीनिंग था
कि कुछ भी हो, जो भी चाहे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो भी पब्लिश की जाएगी, पहले वो नेपोलियन को शो की जाएगी, सेंसर कर दी गई उसे। यानी कि कोई इंडिपेंडेंटली होकर अपनी चीज़ों को पब्लिश नहीं कर सकता, पहले उसे नेपोलियन या जो इसके कर्मचारी है इनको शो करना पड़ेगा। उसी के बाद जो है वो पब्लिक डोमेन में जनता को जो है वो पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा इसलिए किया नेपोलियन ने ताकि नेपोलियन के विरोध में कोई ना लिखे। इस चीज़ के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दी। इसने ज़बरदस्ती फ्रांस की आर्मी में आसपास की कंट्रीज़ और फ्रांस के किसानों को ज्वाइन करना शुरू किया ताकि यह अपनी आर्मी को एक्सपेंड कर सके। जनता इससे भी नाराज़ थी। और क्यों जनता इससे नाराज़ थी? इसने आसपास की कंट्रीज़ में कब्जे करने शुरू कर दिए। कब्जे करने शुरू कर दिए। तो हालांकि वो जो फोर्थ पॉइंट लिखा नहीं है, इस कारण ये 4 कारणों से जनता इससे नाराज़ होने लगी थी। एक तरफ नेपोलियन नेम एंड फेम कमाता जा रहा है। फ्रांस में ही नहीं, आसपास आसपास की कंट्रीज़ में भी नेपोलियन को जो है बहुत रिस्पेक्ट मिली पहले। इस बात से चार चार कंट्रीज़ चार कंट्रीज़ कौन? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, खासकर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो ये मेन लीडर है। इन चारों कंट्रीज़ ने ग्रुप बनाया और नेपोलियन को हराने की कोशिश की ताकि नेपोलियन को हटाकर ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम यानी बर्बन डायनेस्टी है उसको फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया जा सके। अभी मैंने आपको बताया था नेपोलियन बर्बन डायनेस्टी का नहीं है, ये अलग टाइप की मोनार्कियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन और खासकर कहें ऑस्ट्रिया का जो लीडर है ड्यूक मैटरनिक, वो चाहता है फ्रांस में ओल्ड मोनार्की सिस्टम आ जाए जो कि ड्यूक मैटरनिक के अकॉर्डिंग काम करे। ड्यूक मैटरनिक के अकॉर्डिंग काम करे। दूसरी तरफ जो ये ड्यूक मैटरनिक है ये भी बहुत फेमस व्यक्ति है, यानी जो है ऑस्ट्रिया या कहीं यूरोप का फेमस व्यक्ति है ये भी। तो यह अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसलिए इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को वाटर ऑफ लिप्जिग, जो ये बैटल थी, लिप्जिग जर्मनी का ही एक क्षेत्र है वर्तमान में, वहां इसे हरा दिया। नेपोलियन एक युद्ध हारा, बच गया। दूसरा जो बैटल था वाटरलू 1815, ये भी जर्मनी में लड़ा गया। इस समय 1815 में नेपोलियन को बुरी तरह से हरा दिया गया और इसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में सेंट हेलेना आइलैंड है, वहाँ बंदी बना दिया गया। उसी के बाद नेपोलियन की वहाँ रहते रहते मृत्यु हो गई। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी इन चारों के द्वारा। ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया इन चारों ने अपनी जो है फुल सिक्योरिटी सेंट हेलेना आइलैंड पर जो है लगाई थी, जिस कारण नेपोलियन अब नहीं भाग पाया। और फाइनली वाटरलू का जो बैटल था 1815 का, उसके बाद नेपोलियन की स्टोरी एंड हो जाती है। अब फ्रांस में कौन रूल करेगा? फ्रांस में रूल जो है वो करवाना चाहता है ड्यूक मैटरनिक अपने अकॉर्डिंग। तो ड्यूक मैटरनिक ने फ्रांस में पुरानी जो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, जैसे लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी का था, वैसे ही अब लुइस 18 को जो है राजा बना दिया गया। लुइस 18 को फ्रांस का राजा बना दिया गया। यानी वापस से फ्रांस में ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ आगे देखेंगे कि 1815 में जब ड्यूक मैटरनिक ने बर्बन डायनेस्टी के लीड जो व्यक्ति है लुइस 18 उसको राजा बनाया है, जनता इससे परेशान होगी और आगे बढ़ेंगे। 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन होगा और इस बर्बन डायनेस्टी को हटाकर लुइस फिलिप को राजा बनाया जाएगा। वो नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे अपने। अब बुक का नेक्स्ट टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू हो रहा है। यहाँ क्या बताया गया है? अब फ्रांस के बाद कहानी शिफ्ट हो रही है पूरा यूरोप पे कहानी शिफ्ट हो रही है। बताया गया है कि मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, कोई यहाँ पर कॉमन
कल्चर आइडेंटिटी वाले लोग नहीं थे। सबकी अलग अलग लैंग्वेज कल्चर फॉलो किए जा रहे थे। और जो ये यूरोप था, ये किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइड हुआ पड़ा था। डचीज कहने का मतलब जहाँ ड्यूक रूल करते हैं, जहाँ ड्यूक रूल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ड्यूक मैटरनिक, वो भी क्या है, ड्यूक, एक पोस्ट है एक। जैसे सबसे ऊपर किंग, फिर प्रिंस, फिर उसके बाद आर्क ड्यूक, ऐसे पोस्ट होती है। जैसे अपने जनरल आर्मीज की पोस्ट होती है, उस प्रकार से इन जो है मोनार्कियल सिस्टम में इनकी पोस्ट होती है। तो जो ड्यूक था, ये डचीज को रूल कर रहा, जो डचीज को रूल करते हैं वो ड्यूक कहलाते हैं। तो ड्यूक डचीज पे रूल कर रहे थे। और जो यूरोप था वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हुआ पड़ा था, जिसे कैंटन्स बोला गया। यहाँ पर जो राजा था वो ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल कर रहा था, खुद की मन मर्जी के अकॉर्डिंग रूल कर रहा था। पूरे यूरोप में जगह जगह पर अलग अलग कंट्रीज में राजा अपनी अनलिमिटेड पावर्स का यूज कर रहा था। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, जो उसकी मर्जी में आया वो वही करेगा। फिर ना ही यहाँ पर किसी की कॉमन आइडेंटिटी थी, ना कॉमन कल्चर था। एग्जाम्पल बताया गया है ऐसा, हैप्सबर्ग एम्पायर। हैप्सबर्ग एम्पायर, यहाँ रूल कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो पार्ट है उसको मिलाकर हैप्सबर्ग एम्पायर बोला गया, जो कि बहुत सारे इसके डिवीजन हुए पड़े थे। कुछ इंपॉर्टेंट डिवीजन्स यहाँ लिखे हैं, जैसे अल्पाइन रीजन, एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ अरिस्टोक्रेट्स, कहने का मतलब रिच पीपल रहते थे और वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे थे। एक लोम्बार्डी और वेनेटिया वाला पार्ट था इटली का, जहाँ इटली के जो है इटली लैंग्वेज बोली जा रही थी। हंगरी जो पार्ट था, वहाँ पर मग्यार लैंग्वेज, यानी कि जर्मन लैंग्वेज का ही एक पार्ट है, मग्यार लैंग्वेज बोली जा रही थी। और भी कुछ यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही थी। पोलैंड का जो एक ग्लेशिया एरिया था, वहाँ पोलिश लैंग्वेज बोली जा रही थी। बोहेमिया और स्लोवाक्स रीजन था, वहाँ जर्मन लैंग्वेज बोली जा रही थी। कुछ किसान थे यहाँ पर, मोस्टली मोस्टली जो यहाँ किसान थे वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे थे। तो वैसे बहुत सारे पार्ट्स में ये हैप्सबर्ग एम्पायर डिवाइड हुआ पड़ा था। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब क्या था, फ्रांस की जो सोसाइटी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फ्रांस की सोसाइटी टू पार्ट्स में मेजरली डिवाइड हुई पड़ी थी। एक तरफ थे एरिस्टोक्रेट्स, अमीर लोग, अमीर वर्ग के लोग। दूसरी तरफ थे गरीब किसान। जो ये अमीर लोग थे एरिस्टोक्रेट्स, ये अपनी फैमिलीज की जो मैरिज करते थे वो भी एरिस्टोक्रेट्स फैमिलीज में किया करते थे, ताकि उनके रिलेशन से और मजबूत हो सके, और मजबूत हो सके, उन एरियाज में इन एरिस्टोक्रेट्स का दबदबा हो सके। इसलिए जो एरिस्टोक्रेट्स थे, एक तरफ इनको दिखाया गया है, दूसरी तरफ पीजेंट्स, कुछ ऐसे किसान थे जो खुद की छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे, और कुछ ऐसे किसान थे जो रेंट लेकर, किराए पर जमीन लेकर फिर खेती किया करते थे, फिर खेती किया करते थे ऐसे। और क्या हुआ, फ्रांस की जो ये यूरोप की सोसाइटी है, एक तरफ एरिस्टोक्रेट्स है, दूसरी तरफ पीजेंट्स हैं। लेकिन 1750s का समय था, 1750 का दशक। इस समय पूरे यूरोप में जगह जगह इंडस्ट्री सेटअप की जा रही थी। जब इंडस्ट्री सेटअप की जाने लगी, तब न्यू मिडिल क्लास का राइज हुआ। कैसे, जो ये पीजेंट्स थे, ये पीजेंट्स गरीब किसान परेशान हो चुके थे। अब इन किसानों ने सोचा इंडस्ट्रीज में जाकर काम करेंगे, खेती बाड़ी छोड़ देंगे। बहुत परेशान हुए थे, कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, बहुत सारी इनके समस्याएं थी। इस कारण अब ये किसान फैक्ट्रीज में जाकर काम करते हैं, 11-12 घंटे इनको काम करने पड़ते हैं। कंडीशंस तो अभी भी बहुत पुअर थी इनकी, लेकिन पहले से इनकी कंडीशन थोड़ी जो है वो इम्प्रूव होने लगी, सुधार होने लगा। क्यों? क्योंकि अब जो है ये थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर काम करने लगे थे। और जो वेजेस थी, डेली वेजेस थी, दिहाड़ी मिलती थी, वो भी पहले से ज़्यादा थी। यानी किसान खेती जो कर रहे थे उससे अच्छी खासी थी। ना ही ये इतने गरीब रहे अब कि 2 वक्त की रोटी भी ना खा पाए, ना ही इतने अमीर थे अभी ये कि जो फुल अमीरी वाली ज़िंदगी जी सके। तो ये मिडिल क्लास टाइप के जो लोग थे, मोस्टली जो अपने इंडिया में भी देखा जाता है, मोस्टली मिडिल क्लास के लोग।
तो इस प्रकार जो मिडिल क्लास है इसका राइज हुआ, इसीलिए यहाँ पर न्यू लिखा गया है, क्योंकि सोसाइटी जो थी वो एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स में डिवाइड हुई पड़ी थी। लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मिडिल क्लास का भी है वो राइज हुआ, ये बात अपनों ने यहाँ पढ़ी है। इसके बाद 2.2 जो टॉपिक है उसमें क्या बताया गया, व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म कहने का मीनिंग कि अब जो है कुछ लोग आज़ादी चाहते हैं। लिबरल कहने का मीनिंग आज़ादी, आज़ादी। अब कुछ लोग आज़ादी चाहते हैं। इस आज़ादी को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, सोशल स्फीयर ऑफ लिबरलिज्म। सामाजिक तौर पर आज़ादी किस चीज़ की थी, किस चीज़ की जो है वो आज़ादी चाह रहे हैं लोग, इक्वालिटी, फ्रीडम लोग चाहते हैं। यानी जो ये खासकर अपने बात करें मिडिल क्लास लोग के लोगों की, मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते हैं, सभी को इक्वालिटी जो है वो बढ़ती जाए, रिच पुअर मिडल ऐसा कुछ ना रहे, सब इक्वल हों, सब इक्वल ट्रीट किए जाएं, ऐसा ये चाहते हैं। और चाहते हैं आज़ादी, जो इनके लीडर्स हैं, मोनार्क हैं, इनसे आज़ादी चाहते हैं सोशल स्फीयर के लोग। पॉलिटिकल स्फीयर के लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो मोनार्क रूल कर रहा है ना, इसे ख़त्म किया जाए, मोनार्की को ख़त्म किया जाए, यानी इनकी जो ऑटोक्रेटिक रूल है, इस ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म किया जाए। ऐसा ऐसा चाहते हैं कौन, पॉलिटिकल स्फीयर के लिबरलिज्म, लिबरल जो पीपल हैं वो। और पॉलिटिकल स्फीयर में ये और बताया गया है कि जो मिडिल क्लास पीपल है वो चाहती है जनता जो है, जनता के द्वारा सरकार बनी जाए, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कंसेंट ऑफ पीपल, कि सरकार जो है वो जनता की सहमति से बने, यानी मोनार्की का एंड कर कर रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया जाए, पावर जनता के हाथ में हो। ऐसा पॉलिटिकल स्फीयर के जो है पीपल वो कुछ चाहते हैं। इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लिबरलिज्म, इसका कहने का मीनिंग था, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मार्केट फ्री हो, फ्री मार्केट सिस्टम हो, जनता जो है यानी जो कहीं अपने बिजनेस पर्सन्स हैं वो खुलकर ट्रेड कर सकें। और ये चाहते थे जो राजा जो इनसे अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे टैक्सेस ले रहा है, उन टैक्सेस को माफ़ कर दिया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए, बैरियर्स हटा दिए जाए, जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, जहाँ अलग अलग टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे राजा के द्वारा, इसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी जो इकोनॉमिक स्फीयर के लिबरलिस्ट हैं, लोग हैं, वो किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं, फ्री मार्केट की आज़ादी चाहते हैं, ताकि ये बिजनेस पर्सन से खुलकर व्यापार कर सकें। ऐसी ही एक और ऐसी ही जो है एक समस्या बताई गई है जर्मनी की। जर्मनी यानी उस समय का जो एक बहुत बड़ा प्रांत था, प्रोविजन था, प्रूशिया। तो जर्मनी को प्रूशिया के नेम से भी जाना जाता था। तो इस जर्मनी या प्रूशिया टोटल 39 स्टेट्स में डिवाइड हुआ पड़ा था, 39 स्टेट्स में डिवाइड हुआ पड़ा था, और यहाँ पर 11 ट्रेड बैरियर्स थे, 11 ट्रेड बैरियर्स थे। और क्या बताया गया है, जर्मनी में जो एले 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 क्या थी, एक मेजरमेंट कर जो क्लॉथ को मेजर करने की एक यूनिट थी, जैसे आज मीटर सेंटीमीटर है, वैसे ही एले क्लॉथ को मेजर करने की एक यूनिट थी। अब क्या हुआ कि जो ये एले है, इसकी पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यू है। जैसे फ्रैंकफर्ट में बताया गया है एक एले 54.7 सेंटीमीटर के इक्वल था, मेंस में ये एले 55.1 सेंटीमीटर के इक्वल था, और भी 3-4 और बताए गए हैं, मैंने इतने लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जर्मनी में अलग अलग मेजरमेंट की यूनिट थी, जो ट्रेड था वह आसानी से नहीं हो पा रहा था, बिजनेस पर्सन्स को समस्या होने लगी थी। अब अब फाइनली जो बिजनेस पर्सन्स हैं, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, एक कस्टम यूनियन बनाया, जिसका क्या नेम था, जोलवेरिन। जोलवेरिन अब जोलवेरिन फॉर्म की गई, यानी एक कस्टम यूनियन थी, एक ग्रुप था जिसे फॉर्म किया गया, किसके द्वारा, प्रूशिया के द्वारा, यानी जर्मनी के द्वारा। कब, 1834 में। क्यों किया गया, ताकि जो ये समस्याएं ट्रेड करने के दौरान जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं को खत्म किया जा सके, इसलिए जोलवेरिन का फॉर्म किया गया 1834 में, प्रूशिया के द्वारा किया गया।
किस लिए? जो टैरिफ बैरियर्स थे इनको रिमूव किया जा सके। राजा जो है, राजा पर जो है वो प्रेशर बनाया जाए, जो ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया जाए। और जो करेंसीज है, 30+ से भी ज़्यादा करेंसीज यूज़ की जा रही थी, उसे घटाकर 2 करेंसीज करवाई गई ताकि ट्रेड करने में आसानी हो। अलग अलग करेंसीज की वैल्यू अलग अलग थी, इसलिए इन करेंसीज की वैल्यूज करेंसीज को ही ख़त्म कर दिया गया। मात्र 2 करेंसीज जो थी उसे यूज़ किया गया ताकि ट्रेड अब आसानी से किया जा सके। अब सिंगल इकोनॉमिक मार्केट सिस्टम ही रह गया जर्मनी में। जर्मनी में मार्केट सिस्टम सिंगल हो गया। कहने का मतलब फ्री मार्केट सिस्टम। जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान हुआ किसके द्वारा? जोल्वेरिन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब जहां हम कहानी को छोड़कर आए थे, बर्बन डायनेस्टी के बाद पास, वहीं से कहानी शुरू होगी। ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों जो थे, ये चाहते थे कि पुरानी जो कंजर्वेटिज्म है, पुरानी विचारधारा है, पुराने ट्रेडिशन ऑर्डर्स हैं, उसे वापस लाया जाए। कहने का मतलब जो बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी बर्बन डायनेस्टी को वापस से रूल करवाया जाए ताकि ड्यूक मैटरनिक फ्रांस को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार कंट्रोल कर सके। इसलिए ही जो है इन चारों के द्वारा ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया जाए, रूल करवाया जाए। साथ में जिन जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन ने कब्जा किया था, उन क्षेत्रों को वापस जो है कब्जा कर लिया जाए इन चारों के द्वारा। और आसपास की कंट्रीज थी, उनका दिल जीतने के लिए इन चारों ने उन कंट्रीज को भी जो है कुछ पार्ट दिए, जैसा कि इटली का भी देखेंगे। इटली हालांकि इन चारों के साथ नहीं है, लेकिन इटली को भी कुछ गिफ्ट दिए गए। नेक्स्ट जो हम ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वियना किसके द्वारा होस्ट किया गया? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, लीडर था ड्यूक मैटरनिक, उसके द्वारा। क्यों? जो पावर्स जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे, कब्जा किए थे जिन क्षेत्रों को, उनको वापस से अपने पास जो है अपने कब्जे में किया जाए। इसलिए इसलिए ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज की गई। किस किस ने पार्टिसिपेट किया? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, पुरानी बर्बन डायनेस्टी, उसको वापस से लाना, उसको वापस से लाना। क्योंकि जब 1815 में नेपोलियन को इन्होंने हराया है, फ्रांस की सीट खाली हो चुकी है। अब ये चाहते हैं फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रूल करवाया जाए और फ्रांस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाए, ऐसा ड्यूक मैटरनिक चाहता है। और जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन ने कब्जा किया था, उनको ये छुड़वा लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। जैसे नॉर्थ पार्ट में नीदरलैंड को बेल्जियम के साथ ऐड कर दिया गया। नीदरलैंड और बेल्जियम का कुछ पार्ट मिलाया गया, जो इनका जो क्षेत्र था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया का क्षेत्र था, उसके नॉर्थ में। प्रूशिया को यानी जर्मनी ने कुछ सेक्शनी वाले पार्ट पर कब्जा कर लिया वेस्ट पे। गेनुआ या जनुआ जनुआ जो था, वो इटली के पिडमोंट वाले पार्ट में यहाँ ऐड कर दिया। MONT, पिडमोंट पिडमोंट वाले पार्ट में जनुआ को ऐड कर दिया गया, यानी इटली को भी कुछ गिफ्ट दिए गए। और ऑस्ट्रिया को क्या मिला? ऑस्ट्रिया को कुछ पार्ट इटली का मिला, कुछ पार्ट इटली का ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया। और इटली को ही कुछ पार्ट जो था, यानी जेनोआ वाला पार्ट था, वो उसके पिडमोंट में ऐड कर दिया, और इटली के कुछ पार्ट को ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया। रशिया को पोलैंड दिया गया। बहुत अत्याचार करेगा इस पोलैंड पर रशिया। लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। जो 39 स्टेट्स का जर्मन कॉन्फेडरेशन किसने बनाया था? नेपोलियन ने बनाया था। उन 39 स्टेट्स को एज इट इज पड़ा रहने दिया गया, कोई इसमें चेंज नहीं किए गए। तो बस ये ध्यान रखना, जर्मन कॉन्फेडरेशन में कितने स्टेट्स थे? 39 स्टेट्स थे। अब जो है टॉपिक 2.4,
द रेवोल्यूशनरीज। अब जो है क्रांतिकारियों का समय आ चुका है। जैसे इंडिया में कुछ जो थे वो मॉडरेट्स थे, उदारवादी थे, जो कि लेटर्स और प्रेयर लेटर्स इनके थ्रू अंग्रेजों से बात मनवाया करते थे। लेकिन लाल बाल पाल लाल बाल पाल और जो कहें भगत सिंह जैसे जो लोग आए थे, इन्होंने क्रांति करनी शुरू की थी। तो ऐसा ही अब यूरोप में भी होगा, अलग अलग क्षेत्रों में होगा। रेवोल्यूशंस किए जाएंगे, बदलाव करना है, मोनार्की को हटाना है, अपने कंट्री का यूनिफिकेशन करना है, इसलिए अब रेवोल्यूशन किया जाएगा। यह लोग प्रेम से बात करने वाले नहीं हैं। रेवोल्यूशन के थ्रू ये लोग जो है अपनी बातें मनवाएंगे। तो गिuseppe मैज़िनी नाम का एक व्यक्ति है इटली का। इसका जो बर्थ है गेनोआ सिटी में बताया गया है, इटली के। पुरानी बुक में 1807 था, न्यू बुक में जो है अब लगभग 3 एक साल से 1805 चल रहा है गिuseppe मैज़िनी का बर्थ, जो ईयर बताया गया है। इसने रेवोल्यूशन करने के लिए क्या किया? कार्बोनरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी थी। कार्बोनरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी में इसने ज्वाइन किया, शामिल हो गया, और वहां से कुछ रेवोल्यूशंस कैसे किया जाए इन सब तरीकों को सीखा। जब ये बातें चीजें इसने सीखी तो 1831 में 1831 में जो ये लिंगुरिया वाला पार्ट है इटली के नॉर्थ वेस्ट में, इटली के नॉर्थ वेस्ट में लिंगुरिया वाला पार्ट है, यहाँ 1831 में 24 इयर्स की एज में जाकर रेवोल्यूशन कर दिया, ताकि इटली का यूनिफिकेशन किया जा सके, मोनार्की को हटाया जा सके। लेकिन इस बात का पता किसको लगा? ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक को इस बात का पता लगा, ये रेवोल्यूशन पर आ गए हैं, अब लोग रेवोल्यूशन पर आ गए हैं। ड्यूक मैटरनिक ने इस गिuseppe मैज़िनी को इटली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, एग्जाइल कर दिया, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। गिuseppe मैज़िनी इतना पावरफुल नहीं था अभी, इस कारण गिuseppe मैज़िनी को अपने देश को छोड़ना पड़ा, और जो ये इटली के आसपास की कंट्रीज में इसे शरण लेनी पड़ी। फिर ये गया फ्रांस में। गिuseppe मैज़िनी जो है फ्रांस में गया। फ्रांस में जाकर उसने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी, यानी इसने टोटल 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई है। एक है यंग इटली, जो कि फ्रांस की सिटी मार्सिलेज में इसने फॉर्म की। सेकंड है यंग यूरोप, जो स्विट्जरलैंड की सिटी बर्न में इसने फॉर्म की। देखो नेम क्या है, यंग। ये खुद कितने ईयर का था? 24 ईयर की एज में इसने जो है रेवोल्यूशन की है। इसलिए यह यंग लोगों को इंस्पायर करना चाहता था, यंग लोगों से क्रांति करवाना चाहता था। इसीलिए इसने यंग इटली नाम की जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, यंग लोगों को पार्टिसिपेट करवाया, क्योंकि नौजवानों का खून ज़्यादा गर्म होता है। इस कारण नौजवानों को इसने जोश बढ़ाया, ताकि अपने देश में सुधार किया जा सके। बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है गिuseppe मैज़िनी अपने देश को यूनाइट करने के लिए, मोनार्की को हटाने के लिए। लेकिन फाइनली यह अपने देश को यूनिफाई नहीं करवा पाता है, ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं उस समय की, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सुधार करने ही नहीं दे रही। खासकर कहीं ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक मैटरनिक है, ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक मैटरनिक है, वो इन सारे चेंजेस को होने नहीं देना चाहता। वो पुरानी मोनार्कियल सिस्टम, यानी कि जो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस प्रकार की चीजें रखना चाहता है, ताकि इसका दबदबा बना रहे, इसका दबदबा बना रहे। चलो आगे देखते हैं। जो रेवोल्यूशन अपने देख रहे थे, तो बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज, 1830 से 1848 तक। इसमें भी रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था 1815 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू। किसको हराया गया था? नेपोलियन को। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर हरा दिया था। फिर 1815 में क्या हुआ था? ड्यूक मैटरनिक ने राजगद्दी किसको दी? बर्बन डायनेस्टी को, लुइस 18 को। बर्बन डायनेस्टी को उसने राजगद्दी पर बिठाया। तो 1815 में कौन आ गया था? बर्बन डायनेस्टी। 1815 से 1830 तक कौन रूल करेगा? बर्बन डायनेस्टी। अब फ्रांस की जनता
परेशान हो चुकी है। बर्बन डायनेस्टी किंग जो है यहाँ का इससे परेशान हो चुकी है, वो रेवोल्यूशन करेगी। फ्रांस की जनता अब रेवोल्यूशन करेगी कब? 1830 में, जुलाई 1830 में फ्रांस की जनता रेवोल्यूशन करती है और कहती है कि जो 1815 में जो राजा रूल कर रहा था यहाँ पर, हमें इससे आज़ादी चाहिए, हमें इससे आज़ादी चाहिए। जनता सड़कों पर निकल पड़ी, जनता सड़कों पर निकल पड़ी। जो लुइस 18 था, बर्बन किंग था, उसको हटाने के लिए। अब जो फाइनली बर्बन डायनेस्टी को हटा भी दिया जाता है, जनता जो थी विरोध कर रही थी, बर्बन डायनेस्टी को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, वो निकल गया, हट गया। अब फ्रांस की गद्दी फिर खाली हो गई कब? 1830 में। 1830 में फ्रांस की गद्दी फिर खाली हो चुकी है। जैसा कि फ्रांस की जनता रिपब्लिक चाहती थी, रिपब्लिक हुआ फ्रांस। यानी कि पावर किसके पास आई? जनता के पास। जनता ने नेशनल असेंबली फॉर्म की। नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने ऑफर किया लुइस फिलिप को। क्या ऑफर किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का ताज। कहा, क्या आप संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे? लुइस फिलिप ने कहा, बिल्कुल, संविधान के अकॉर्डिंग काम करूंगा मैं। अब यानी अभी भी मोनार्क है, लेकिन कैसी मोनार्क है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। यानी जो राजा है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा, अपनी अनलिमिटेड पावर्स का यूज नहीं करेगा, क्योंकि जो है ये जनता के द्वारा चुना गया है। जनता ने असेंबली को फॉर्म किया, असेंबली के मेंबर्स ने लुइस फिलिप को जो है वो बनाया है किंग। कैसा किंग? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वाला किंग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस कारण जो ये ड्यूक मैटरनिक है, ये कहता है कि जब फ्रांस की जनता छींकती है ना, पूरे आसपास के यूरोप में सर्दी फैल जाती है। व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ यूरोप कैसेस कोल्ड। क्योंकि ये मैटरनिक ऐसा क्यों कह रहा है? जैसे छींक मारने से आसपास के लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही जब क्रांति शुरू हुई थी फ्रांस से, तभी आसपास के देशों में आग लगी, क्रांति शुरू हुई थी। यानी कि ये कहता है कि जैसे छींक मारी जाती है, यानी कि जैसे फ्रांस में क्रांति की जाती है, छींक मारने से आसपास के लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो फ्रांस की क्रांति से आसपास की कंट्री इन्फेक्ट हुई है और आसपास की कंट्री भी रेवोल्यूशन कर रही है। जैसे जुलाई 1830 में ही ब्रुसल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, ब्रुसल्स में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। यहाँ की जो जनता थी वो आजाद आजाद होना चाहती थी। किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। उस समय यूके का पार्ट नीदरलैंड भी था, लेकिन कैसे आज़ाद हुआ बाद में इसके बारे में नहीं पता, बताया भी नहीं गया है। बाकी आगे जो एक्स्ट्रा अपने विकिपीडिया पर देख सकते हैं। जुलाई 1830 में ब्रुसल्स में भी क्रांति हुई और यहाँ जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने ब्रुसल्स को कब्जे में कर रखा था। क्रांति इतनी ज़्यादा हुई कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स को ब्रुसल्स को आज़ाद करना पड़ा। इसीलिए ही तो ड्यूक मैटरनिक कहता है कि देखो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से शुरुआत हुई। कहाँ फैली? ब्रुसल्स में भी फैली। इसीलिए ही छींक से कंपेयर किया गया है फ्रांस को। जैसे छींक मारने से आसपास के लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन होने के कारण आसपास की कंट्रीज में भी रेवोल्यूशन हुए। इसीलिए ड्यूक मैटरनिक जो ऐसा सेंटेंस बोलता है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो कहाँ कैसा रेवोल्यूशन हुआ? जुलाई का रेवोल्यूशन। कब? 1830 में। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में क्यों हुआ? बर्बन किंग्स को हटाकर रिपब्लिक लाने के लिए और लुइस फिलिप को राजा घोषित कर दिया गया। ब्रुसल्स में क्या हुआ? जुलाई 1830 में ही यूके से आज़ाद होना चाहते थे और इसीलिए ब्रुसल्स की जनता ने रेवोल्यूशन किया और फाइनली आज़ाद हो गए। अब जो मैं अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो है इसका सब पार्ट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक ग्रीक ग्रीस या अपने कहें ग्रीस कंट्री। जो ग्रीस कंट्री है यह यह भी यूरोपियन कंट्री है। क्या बताया गया है? 15th सेंचुरी से ही, 15वीं शताब्दी से ही जो ग्रीक था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में रूल कर रहा था। ओटोमन एम्पायर कहने का मीनिंग है टर्की। जो मेन कंट्री यहाँ रूल कर रही थी वो थी टर्की। टर्की कंट्री ओटोमन एम्पायर को रूल कर रही थी और ओटोमन एम्पायर के अंडर में ही कौन सी कंट्री थी? ग्रीक। कब से? 15th सेंचुरी से ही। लेकिन जब रेवोल्यूशन का दौर चला, रेवोल्यूशन का दौर चला, उस समय
ग्रीक में भी क्रांति शुरू हुई 1821 में। 1821 से 1832 तक, 1832 तक ये क्रांति चलती है। 1821 में ग्रीक की जनता ने रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। किससे? ऑटोमन एम्पायर से। हमें अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है, ऐसा ग्रीक कहने लगा। जनता रेवोल्यूशन करने लगी ग्रीक की। आसपास की कंट्रीज ने भी ग्रीक को सपोर्ट किया। क्योंकि क्योंकि ग्रीस जो कंट्री है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन की क्रैडल कही जाती है, यानी क्रैडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। जैसे हम कहें कि हमारी जो एशियन सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यानी कि हड़प्पा सिटी से जो है, एक जो जगह थी, प्लेस था, वहां से जो सिविलाइजेशन पनपी, वैसे ही यूरोप की जो सिविलाइजेशन है वो ग्रीक से पनपी है। इस कारण आसपास की कंट्रीज ने ग्रीस को सपोर्ट किया। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ये अंग्रेजी कवि था, इंग्लिश पोइट था। इसके पास जितना भी धन था उसने ग्रीस को दे दिया, बहुत पैसे दिए, फंड दिया। साथ में ये खुद लड़ने के लिए भी गया, ग्रीस के लिए लड़ने के लिए भी गया ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस को कब्जा कर रखा है। इसीलिए लॉर्ड बायरन ऑटोमन एम्पायर से लड़ता है। लेकिन लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली ऑटोमन एम्पायर भी परेशान हो चुका था रेवोल्यूशन के कारण। अब समय आता है 1832 का। 1832 में जो ये ऑटोमन एम्पायर, यानी कि अपने कहें टर्की की एक सिटी है कॉन्स्टेंटिनोपल, इस कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में एक तरफ ऑटोमन टर्की, या कहें कि ऑटोमन एम्पायर है एक तरफ, और एक तरफ है ग्रीक। एक तरफ है ग्रीक। इन दोनों के बीच में क्या हुई? ट्रीटी। ट्रीटी हुई इन दोनों के बीच में। कब? 1832 में। और क्या हुआ फिर? ऑटोमन टर्की ने ग्रीस को आज़ादी दे दी। ग्रीस को आज़ादी दे दी। ग्रीक जो, यानी कि ग्रीक कहें या ग्रीस कहें, जो कंट्री है, इसको आज़ादी दे दी। कब? 1832 में। किसके तहत? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एमसीक्यू का क्वेश्चन, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ? 1832 में हुआ। जिसके तहत ग्रीस कंट्री को ऑटोमन एम्पायर ने आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट जो है 3.1 टॉपिक, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब क्या था? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? क्रांतियों को पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो क्या बताया गया है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें देश का यूनिफिकेशन करवाना है, हमें देश को यूनाइट करवाना है, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। हथियार नहीं उठाएंगे ये लोग। ये फिर क्या करेंगे? अपने कल्चर को बढ़ावा देंगे, अपने फोक सॉन्ग, फोक कहने का मीनिंग लोकल, लोकल सॉन्ग, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, वैसे ही यहाँ जो है लोकल सॉन्ग्स, यानी कहें फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे, ताकि कंट्री को यूनाइट किया जा सके और अपने आसपास के क्षेत्रों को छुड़वाया जा सके। हथियार नहीं उठाएंगे ये। तो रोमांटिक इमेजिनेशन को क्या बोला गया, या रोमांटिसिज्म को क्या बोला गया है? कल्चरल मूवमेंट। ये अपने कल्चर को बढ़ावा देने वाला मूवमेंट है। तो रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? यह एक कल्चरल मूवमेंट है। दो स्टोरी बताई गई है यहाँ, एक जर्मनी की, एक पोलैंड की। जर्मनी और पोलैंड की। अब जो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर है, जर्मनी का, ये एक फिलोसोफर है। ये क्या कहता है? जर्मनी की जनता को दास फोल्क, यानी कि हम सब जर्मन की जो जनता है वो कॉमन पीपल है। कॉमन पीपल कहने का मीनिंग जर्मन में दास वोल्क। वी आर दास वोल्क। हम कॉमन पीपल हैं, हम अलग नहीं हैं। बल्कि जो हमारे क्षेत्रों को कब्जा कर रखा है, भले ही हमारे क्षेत्र को आसपास की कंट्रीज ने कब्जा कर रखा है, लेकिन हम अपने आप को अलग न समझें। हम कॉमन पीपल हैं। साथ ही इसने कहा कि जो जर्मनी की जो जनता है, इनकी भावना को जगाने के लिए, इनकी ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, या जिसको कहें वॉल्गिस्ट वॉल्किस्ट कहें, यानी कि द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, यानी कि जर्मनी की जनता की भावना जगाने के लिए क्या किया जाए? फोक सॉन्ग्स का यूज किया जाए।
पोएम्स का यूज़ किया जाए, फोक डांस का यूज़ किया जाए, ताकि नेशनल फीलिंग को जगाया जा सके, जर्मन पीपल में नेशनल फीलिंग को एमर्ज किया जा सके, रिवाइव किया जा सके। इसलिए लोकल सॉन्ग्स, लोकल पोयम, लोकल डांस को प्रमोट किया जाए। क्या बताया जोहान गॉटफ्राइड ने? कहता है कि जर्मनी की जनता कॉमन पीपल है, यानी कि हम सब कॉमन पीपल हैं, कोई अलग नहीं है। और ये कहता है कि जर्मनी की जनता में भावना जगाने के लिए, यानी ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, कहने का मतलब इनकी भावना जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम नेशनलिज्म की फीलिंग जगाएं। जोहान गॉटफ्राइड हर्टर कहता है कि हम जर्मन पीपल की जर्मन पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे एमर्ज करें, विद द हेल्प ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, यानी लोकल सॉन्ग, लोकल डांस, लोकल पोएम्स। इसके थ्रू हम जर्मन जनता में नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज कर सकते हैं। एमर्ज कर सकते हैं। साथ ही जो है हम जर्मनी की जनता को यूनाइट कर सकते हैं। लेकिन इनका जो ये कल्चर मूवमेंट है फेल हो जाएगा। क्यों? जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा ही नहीं ऐसे, फिर कैसे होगा? लास्ट में पढ़ेंगे। ओटो वॉन बिस्मार्क नाम का व्यक्ति आएगा। ओटो वॉन बिस्मार्क नाम का व्यक्ति आएगा और वो जर्मनी में क्रांति करेगा, वो रेवोल्यूशन करेगा, वो लड़ाइयाँ लड़ेगा, फिर जाकर जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा। कल्चरल मूवमेंट को बढ़ावा देकर जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ है। बस ये टॉपिक बता रखा है फिलहाल एक बार। और क्या है? अगला जो है वो पोलैंड की घटना बताई हुई है। पोलैंड जो था वो किसके कब्जे में था? रशिया के कब्जे में था। ट्रीटी ऑफ वियना में पढ़ा था, रशिया गॉट अ पार्ट ऑफ पोलैंड। रशिया ने पोलैंड के कुछ पार्ट पर कब्जा कर रखा था। अब पोलैंड क्या चाहता है? आज़ादी। पोलैंड भी आज़ादी चाहता है रशिया से। फिर यहाँ पर ये हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, ये कल्चरल मूवमेंट है, यहाँ पर कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने। इन्होंने हथियार नहीं उठाए। पोलैंड ने, यानी कि कैरोल कुरपिंस्की के कहने पर हथियार नहीं उठाए। लेकिन इनको रशिया से आज़ादी चाहिए। तो फिर क्या किया? कैरोल कुरपिंस्की कहता है, वही जो ये कर रहे थे, फोक डांस सॉन्ग को बढ़ावा दे रहे थे, ये भी फोक सॉन्ग्स, फोक डांस को बढ़ावा देता है, जैसा कि बताया गया है। जो फोक डांस है पोलैंड का, कौन कौन सा? पोलोनाइज एंड मजूरका। पोलोनाइज एंड मजूरका, ये पोलैंड के फोक डांस है। इन फोक डांस का यूज किया कैरोल कुरपिंस्की ने, और कहा कि जर्मनी की ये जो पोलैंड की जनता को नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जाए फोक डांस के थ्रू। कौन कौन से फोक डांस? पोलोनाइज और मजूरका। इन फोक डांस की हेल्प से पोलैंड की जनता में नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज करी कैरोल कुरपिंस्की ने। और क्या था? साथ के साथ पोलैंड में जो प्रिस्ट थे और बिशॉप्स थे, जो यानी कि धार्मिक गुरु, प्रिस्ट और बिशॉप्स, तो कुछ धार्मिक लोग थे पोलैंड के, वो पोलैंड की चर्च में पोलिश लैंग्वेज का यूज करने लगे और पोलैंड की जनता को प्रमोट करने लगे कि आपको पोलिश लैंग्वेज ही यूज करना है, रशियन लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। इस बात का पता लगा रशिया को कि हमने पोलैंड को कब्जा कर रखा है और ये अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, पोलिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, और खासकर जो ये प्रीस्ट और बिशॉप्स हैं, ये बढ़ावा दे रही है अपने कल्चर का और जो है लैंग्वेज का। तो प्रीस्ट को और बिशॉप को रशिया की जो जेल थी, साइबेरिया, रशिया का जो पार्ट है साइबेरिया, साइबेरिया की जेल में ले जाया गया और वहां पर इन्हें छोड़ दिया गया। तो फाइनली हम कहें कि पोलैंड भी कल्चरल मूवमेंट के थ्रू आज़ाद नहीं हुआ, इन्हें आज़ादी नहीं मिली, इनका यूनिफिकेशन नहीं हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कल्चरल मूवमेंट फेल हो गया? बिल्कुल, कल्चरल मूवमेंट फेल हो गया। एक और बात जो बता रखी है यहाँ ग्रीम ब्रदर्स के बारे में, ये भी रोमांटिक फिलोसफर्स है, यानी कि
कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग हैं ये भी। दो भाई हैं ये, कौन कौन? जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम। बाकी इनकी जो है ईयर वगैरह बता रखा है, कहाँ कहाँ है जो है इनका बर्थ वगैरह हुआ। ठीक है, हनाउ सिटी में हुआ था इनका बर्थ। जर्मनी के हैं ये लोग, फिलोसफर्स हैं। ये क्या थे, जब ये अपनी लॉ की स्टडी कर रहे थे, लॉ की स्टडी करने के दौरान ही यह गांव गांव भटके। 6 साल तक, 6 साल तक गांव गांव भटके। जितनी भी पुरानी पीढ़ियों से सुनते आ रही जो कहानियां थी, किस्से थे, उनको इकट्ठा किया, परियों की कहानियों को, यानी फेरी टेल्स वगैरह है, इन सबको इकट्ठा किया ताकि जर्मनी के बच्चों को उनके पूर्वजों की छोटी छोटी कहानियां हैं वो सुनाई जा सके। जब इनका कंपाइलेशन हो गया तो इन्होंने 1812 में ग्रिम ब्रदर्स ने, जैकोब ग्रिम और विल्हम ग्रिम, इन्होंने 1812 में पहली फेरी टेल्स जो थी पब्लिश की, यानी कि जो परियों की कहानियां थी वो पब्लिश करी। कब? 1812 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद कुछ ही समय बाद इन्होंने जो डिक्शनरीज वगैरह थी उसकी 33 वॉल्यूम यानी 33 पार्ट की डिक्शनरी थी जर्मन लैंग्वेज की, ये पब्लिश की। 33 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स यानी पार्ट्स, 33 जो पार्ट्स थी जर्मन लैंग्वेज की वो पब्लिश की, जिसमें कुछ कहानियां, किस्से और जो है ऐसे कुछ बातें बताई गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। पहले रेवोल्यूशन चल रहा था, बीच में कल्चरल मूवमेंट आया, वापस से रिवॉल्ट चला रहे हैं। इतना सत्यानाश कर रखा है स्टोरी का, कहानी का, बुक का, पूछो ही मत। अब वापस से रेवोल्यूशन का दौर। बात है अब 1830s की, 1830 के दशक की। वापस से 1830 के दशक पर आ गए हम, जहां रेवोल्यूशन को छोड़ा था, वापस से रेवोल्यूशन पर आ गए। अब क्या हुआ, जो यूरोप की जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी थी। जनसंख्या बढ़ने लगी है, लेकिन जॉब्स हैं वो कम हो चुकी है। जॉब्स क्यों कम हो चुकी है? इंडस्ट्रीज के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जॉब्स बहुत ज़्यादा कम हो गई है यूरोप में। दूसरी तरफ क्रॉप्स फेल हो गई, फसल उगी नहीं, फूड शॉर्टेज हो गया, खाने पीने की कमी हो गई। छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, ये कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, compete नहीं कर पा रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं फैक्ट्री मेड गुड्स का। जो वस्तुएं जो वस्तुएं फैक्ट्री में बनाई जा रही थी वो जल्दी बन रही थी, वो जल्दी बन रही थी, और जो वस्तुएं हाथों से बनाई जा रही थी उसकी वैल्यू ही नहीं थी। हाथों से बनाई गई जो वस्तुएं थी वो महंगी भी थी, महंगी भी थी। इसलिए जनता जो थी वो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट थे, उनको प्रेफर कर रहे थे। अब जो यूरोप की जनता है वो परेशान हो चुकी है। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, जॉब है नहीं, क्योंकि फैक्ट्रियां जो है वो सेटअप की जा चुकी है। इस कारण जनता सड़कों पर आंदोलन करने लगी, अलग अलग जगहों में आंदोलन होने लगे। लेकिन यहाँ जो हमें बताया गया है वो 1848 में ऐसी ही घटना, फूड फूड शॉर्टेज की घटना फ्रांस में हुई। अब याद करो, 1815 में कौन जो है वापस रूल करने आ गया था? बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी को किसने? ड्यूक मैटनिक लेकर आया था। 1815 से लेकर 1830 तक कौन रूल कर रहा था? वही बर्बन डायनेस्टी। और हमने 1830 का जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि जो ये बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, जनता उससे परेशान हो चुकी थी। उसके बाद 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किसको बनाया गया था? लुइस फिलिप को बनाया गया था। लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था। ये रहा लुइस फिलिप। अब लुइस फिलिप फ्रांस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो है समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई है फैक्ट्रीज को लेकर और फूड शॉर्टेज को लेकर। फाइनली लुइस फिलिप भाग गया, फ्रांस को छोड़कर, फ्रांस की गद्दी छोड़कर भाग गया, क्या मुझसे नहीं संभलेगा, निकल पड़ा ये। इसके बाद
फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने पावर अपने हाथ में ली और कहा कि जो वर्कशॉप्स हैं वो सेटअप किए जाएंगे। जगह जगह पर फ्रांस में वर्कशॉप सेटअप किए गए और जो जनता थी, फ्रांस की जनता थी, उनको रोजगार दिए गए। फ्रांस की जनता को रोजगार दिए गए। वर्कशॉप्स यानी छोटी छोटी फैक्ट्रीज या जो है कुटीर उद्योग कहें जिसको, कॉटेज इंडस्ट्री, इस टाइप की जो चीज़ें थी वो सेटअप की गई छोटी छोटी सी, ताकि फ्रांस की जनता को रोजगार दिया जा सके। ऐसा ही एक जो विद्रोह है वो सिलेसिया का दिखाया गया है। ये सिलेसिया जो है पोलैंड का एक पार्ट है। इस पर हालांकि कई क्षेत्रों का कब्जा था, लेकिन एक मेजर पार्ट जो था वो पोलैंड ने कब्जा कर रखा था। पोलैंड के कुछ वीवर्स थे। ये वीवर्स क्या करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनसे कच्चा माल पहले लेते और फिर कपड़े वगैरह तैयार करके उन कॉन्ट्रैक्टर्स को बेच देते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स जब इनको रॉ मटेरियल दे रहे थे, अपनी जितनी भी जो पैसे वगैरह थे इनसे ले लिया करते थे। लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट ये वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को देते थे, जब फाइनल प्रोडक्ट यानी क्लॉथ वगैरह वीवर्स तैयार करके कॉन्ट्रैक्टर्स को देते थे, तभी कॉन्ट्रैक्टर्स इनको बहुत ही कम पैसे देते थे। वीवर्स इस बात को लेकर परेशान होने लगे कि बहुत कम इनको पैसे दिए जा रहे हैं। इस कारण अब जो ये वीवर्स थे, इन्होंने 4 जून 1845, 4 जून 1845 को रेवोल्यूशन कर दिया। पीछे पड़ गए कॉन्ट्रैक्टर्स के, जो इनको बहुत कम पैसे दे रहे थे। ये लोग सड़कों पर निकले और कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पर पहुंचे, तोड़ फोड़ मचानी शुरू की, लूटपाट मचानी शुरू की। कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये डर गए। ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी वाइफ्स और बच्चों को लेकर अपने क्षेत्रों को छोड़कर भाग गए। अगले दिन यानी बताया गया बुक में 24 घंटे बाद ये कॉन्ट्रैक्टर्स किसको लेकर आए, आर्मीज को लेकर आए। और इन आर्मीज ने 11 वीवर्स को गोली मार दी और कुछ घायल हो गए थे। तो ये जो है घटना पोलैंड की बताई गई, सिलेसिया की बताई गई। इसके बाद अब जो है इस टॉपिक में बताया गया है कि जो क्रांति की जाएगी अब लिबरल्स के द्वारा की जाएगी। लिबरल्स जो है, जो फ्रीडम चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, उनके द्वारा अब क्रांति की जाएगी। अभी लिबरल्स क्या चाहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड यूनाइटेड नेशन, यूनिफिकेशन, एक आइडेंटिटी वाली कंट्री चाहिए इनको। देश का लिखित संविधान चाहिए, चाहे वहाँ मोनार्की रूल करे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहा गया। प्रेस की फ्रीडम चाहिए, कोई सेंसरशिप नहीं लगी होनी चाहिए। साथ में उनकी कंट्रीज का जो है वो यूनिफिकेशन हो, ऐसा चाहते थे लिबरल्स। अब बदलाव ऐसा किया जाए, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बदलाव की, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट किया जाने लगा। कहाँ, जर्मनी का एग्जाम्पल जो जर्मनी का बताया गया है, जिसको बोला गया, जो हेडिंग या टॉपिक है अपना बनेगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी की एक जगह है, एक सिटी है। उस सिटी में चर्च था, सेंट पॉल चर्च। जर्मनी की फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च, वहाँ ये संसद जो पार्लियामेंट थी वो ऑर्गेनाइज की जाती है। इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जनता ने इनको चुनकर भेजा है असेंबली में यानी पार्लियामेंट में। इन्होंने कहा कि हम जर्मनी के लिए ड्राफ्ट करेंगे, तैयार करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। और जो जर्मनी का यानी प्रूशिया का, प्रूशिया बोले जर्मनी बोले एक बात ही है,
जो प्रूशिया का जो किंग रूल कर रहा है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर, इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको रूल करना पड़ेगा। फ्रेडरिक विल्हेम फोर कहता मुझे संविधान में बांधा जाएगा, ऐसा कतई नहीं होने दूंगा मैं। इसने रिजेक्ट कर दिया, कहा मुझे नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मैं तो अपनी अनलिमिटेड पावर का ही यूज करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था, इसीलिए ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई। फाइनली इसने रिजेक्ट कर दिया, जिस कारण फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है। और साथ ही साथ इस पार्लियामेंट को चलाने वाले जो लोग थे वो मिडिल क्लास के लोग थे। रिच जो लोग थे, मिलिट्री के कुछ लोग थे यहाँ पर, उन्होंने भी इस पार्लियामेंट को अपोज कर दिया, क्योंकि इस पार्लियामेंट पे जो दबदबा था, डोमिनेंस था, वो मिडिल क्लास के लोगों का था। रिच की, अमीर वर्गों की यानी एरिस्टोक्रेट्स की यहाँ वैल्यू ही नहीं थी। इस कारण एरिस्टोक्रेट्स या अपनी कहीं मिलिट्रीज, इन्होंने भी समर्थन कर दिया फ्रेडरिक विल्हेम फोर का ही, कहा बिल्कुल बिल्कुल तू कॉन्स्टिट्यूशन को मत फॉलो कर, तू अपने अकॉर्डिंग ही मतलब रूल कर, अनलिमिटेड पावर का रूल कर। क्योंकि रिच और मिडिल क्लास, ये रिच और मिलिट्री जो थे, रिच और मिलिट्री थे, ये मिडिल क्लास वालों से जलते थे, लगते थे। इस कारण रिच और मिलिट्रीज ने जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर का ही सपोर्ट किया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं बनने दिया, जिस कारण फाइनली जो असेंबली थी वो डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई। जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी या जो नेशनल असेंबली थी जर्मनी की, यह भंग हो गई, रद्द हो, खत्म हो गई कहीं। इसके बाद अब जो बताया गया है कि जो ये अब नेशनल स्ट्रगल्स जो मूवमेंट चल रहे थे, ये यहाँ लिबरल वुमेन्स का क्या रोल था, जो मूवमेंट चलाए गए यहाँ महिलाओं का क्या रोल था। महिलाओं को जो है वो एज अ पैसिव सिटीजन ही समझा गया है। अब देखो, अभी अपने इमेज देखेंगे, आगे आगे इमेज दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें जो है वो जर्मनी की जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई है ना, जर्मनी की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई है, यहाँ जो है एक फीमेल फिगर का यूज किया गया है, ये जिसका नेम है जर्मेनिया। एक तरफ तो फीमेल जो फिगर है, एलिग्रीज है, उनका यूज किया जा रहा है, हालांकि इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो महिलाओं को तो यानी कि जो है नेशन को यूनाइट करने के लिए यूज भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं की वैल्यू ही नहीं है। महिलाओं की वैल्यू ही नहीं है, महिलाओं को पैसिव सिटीजन समझा जा रहा है, पॉलिटिक्स में इनको अधिकार ही नहीं है। अभी जो आपको इमेज दिखाई, वहां पर जो ऊपर गैलरी बनी हुई थी, उस गैलरी में महिलाओं को खड़ा कर दिया गया, कहा कि तुम्हें जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंट यानी जो तुम्हें है इस पॉलिटिक्स में अधिकार नहीं है। इस कारण जो महिलाएं थी, उन्होंने अपने राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए आंदोलन करने शुरू किए। साथ ही साथ उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स को भी जो है इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए ताकि महिलाएं अपनी बात सामने रख सके, अपनी बातों को मनवा सके, इसलिए पॉलिटिकल ग्रुप्स इनके द्वारा बनाए गए। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। और जो है बुक में बताया गया है कि जो एक लुइस ओटो पीटर्स नाम की एक फीमेल है, जो कि उस पार्लियामेंट में जो 831 मेंबर्स थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में 831 मेंबर्स थे, इनमें से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी वो भी। वो कहती है कि जो मतलब इसका जो एक न्यूज़पेपर भी था, इस अपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में ये छापती है, लिखती है, कब, 21 अप्रैल 1849 को, कि महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए महिलाओं को भी। ऐसा ये लुइस ओटो पीटर्स अपने एडिटोरियल यानी न्यूज़पेपर में ऐसा छापती है, एक एडिटोरियल छापती है। और फाइनली जो फिगर 10 में दिखाया गया है, महिलाओं को जो है वो
गैलरी में खड़े हुए दिखाया गया है, जो आपको इमेज में देखने को मिल जाएगा। अब जो है हम अपने टॉपिक के लास्ट फेज में चल रहे हैं, चैप्टर के लास्ट फेज में, जहाँ क्या बताया गया है। बहुत प्रयास हुए, कभी लिबरल्स कभी रेवोल्यूशनरीज ने प्रयास किए अपने यूनिफिकेशन के लिए। अब फाइनली समय आ चुका है यूनिफिकेशन का। टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। यूनिफिकेशन जर्मनी का कैसे हुआ, और अगला पढ़ेंगे इटली का कैसे यूनिफिकेशन हुआ। तो बताया ये गया है 1848 तक जो जर्मनी था वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हुआ पड़ा था। कितने 39 बताए थे स्मॉल स्टेट्स जो थे, डिवाइड हुए पड़े थे। सबकी यहाँ अलग अलग जो है वो लैंग्वेज कल्चर वगैरह फॉलो किए जा रहे थे। मिडिल क्लास जो लोग थे वो चाहते थे जर्मनी को यूनाइट करना, लेकिन यूनाइट नहीं करवा पा रहे थे। इसीलिए तो अभी पीछे पड़ा था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी 831 मेंबर्स की, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार किया जा सके। और जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जा सके, जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया जा सके। लेकिन इस बात के लिए वो फ्रेडरिक विल्हेम फोर मना कर देता है। इसी बात को यहाँ पर भी थोड़ा बता रखा है कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, प्रयास कौन कर रहे थे उस समय, मिडिल मिडिल क्लास के लोग ही। मिडिल क्लास के लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाना चाह रहे थे, लेकिन जो रिच लोग थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था मिडिल क्लास का। वो सपोर्ट कर रहे थे राजा का, फ्रेडरिक विलियम फोर का सपोर्ट कर रहे थे, उसको गंदे वाला मोनार्क यानी ऑटोक्रेटिक मोनार्क ही रहने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं बनने देना चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको काम करने नहीं देना चाह रहे थे। एक तो जो ये जो किंग्स थे, राजा थे, क्या कहें, आसपास के जो छोटे मोटे राजा थे, रिच लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने, और रिच पीपल थे, इन्होंने किंग का सपोर्ट किया, उस फ्रेडरिक विल्हम फोर का सपोर्ट किया। साथ ही कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास अच्छी खासी ज़मीनें थी, अमीर लोग थे, उनको जंकर्स बोला गया जर्मन लैंग्वेज में, उन्होंने भी राजा का ही सपोर्ट किया था। वो मिडिल क्लास का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मिडिल क्लास के लोग चाह रहे थे जर्मनी का यूनिफिकेशन। जंकर्स और छोटे मोटे किंग्स और जो रिच लोग थे, उन्होंने मिडिल क्लास को यूनाइट करने ही नहीं दिया जर्मनी को, जर्मनी का यूनिफिकेशन होने ही नहीं दिया। तो फिर अब ओटो वन बिस्मार्क नाम का व्यक्ति है, ये है, ये क्या करेगा, ये प्रूशिया का सीएम है। प्रूशिया, यानी कहें कि वो यहाँ का पहले जो था किंग, वो कौन था, फ्रेडरिक विल्हम फोर। फ्रेडरिक विल्हम फोर किंग था। फ्रेडरिक विल्हम फोर को हटाकर प्रूशिया का किंग बनाया जाता है, वो विलियम वन को बनाया जाएगा। फ्रेडरिक विल्हम फोर को हटा दिया जाएगा। फिर विलियम वन को, विलियम वन को जर्मनी का यानी प्रूशिया का राजा बनाया जाएगा। ओटो वन बिस्मार्क ये काम कर रहा है, विलियम वन को राजा बना रहा है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं है, अभी तक सिर्फ राजा ही है विलियम वन भी। और इस प्रूशिया का सीएम है ये ओटो वन बिस्मार्क, सीएम है। सीएम गाइड करता है, किंग उसके अकॉर्डिंग काम करता है। सीएम के अकॉर्डिंग किंग काम करता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य के अकॉर्डिंग काम करते थे। चाणक्य, हालांकि सीएम या पीएम उस समय जो बोला जाता था, पीएम बोला जाता था, पीएम बोले सीएम बोले एक बात ही है उस समय के अकॉर्डिंग। आज इसके जो है वो सेंट्रल और स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग जो मीनिंग हो गई हैं। तो जो ओटो वन बिस्मार्क थे, ये प्रूशिया के सीएम थे। किंग बना दिया गया था विलियम वन को। अब ओटो वन बिस्मार्क ने सोचा जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाना है, तो इसने प्रूशिया की जो आर्मीज थी उसका सपोर्ट मांगा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाना है। आर्मीज ने भी सपोर्ट किया। 3 साल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। इस ओटोवन बिस्मार्क और आर्मीज, इन दोनों ने मिलकर, यानी इन सभी ने मिलकर 3 वॉर लड़ी।
7 साल तक चली ये वॉर। किस किस के साथ? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इन तीनों के साथ 7 साल तक वॉर चली ओटो वन बिस्मार्क की। और ओटो वन बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस इन तीनों को हरा दिया। 3 लड़ाइयाँ जो थी ये ओटो वन बिस्मार्क ये जीत गया। समय आया 18 जनवरी 1871 का, जर्मनी को ऑफिशियली यूनिफाइड जर्मनी घोषित कर दिया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पार्ट था वो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने हड़प लिया था जर्मनी का। इनके यानी जो जर्मनी है अपने क्षेत्रों को छुड़वा लेता है और अपने आप का जो यूनिफिकेशन घोषित कर देता है। कब? 18 जनवरी 1871 को। और इसी समय 18 जनवरी को ही फ्रांस की ही सिटी है, फ्रांस की सिटी है वर्साइल्स। फ्रांस को हराया और फ्रांस की सिटी में गए वर्साइल्स में। वहां पर एक जो कमरा है जिसको बोला गया हॉल ऑफ मिरर्स, मतलब मिरर्स का ही एक कमरा है ये, हॉल हॉल सा है एक। तो यहाँ बैठकर वही जो विलियम वन था जिसको अभी ओटो वन बिस्मार्क ने किंग बनाया था प्रूशिया का, उसी विलियम वन को अब डिक्लेयर कर दिया जाता है केसर, यानी एम्परर घोषित कर दिया जाता है अब। किसका एम्परर? जर्मनी का, जर्मनी का, जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया जाता है। और अब जो ये केसर वन है ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा अभी ये विलियम वन। तो फाइनली जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। कैसे कैसे हुआ? ओटो वन बिस्मार्क प्रूशिया का सीएम था, उससे पहले फ्रेडरिक विल्हम फोर रूल कर रहा था, इसको हटाकर विलियम वन को किंग बनाया जाता है। 3 वॉर लड़ता है 7 साल तक ओटो वन बिस्मार्क। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस इन तीनों को हरा देता है। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया टाइप हो गया, यहाँ पर लिखा गया है ऑस्ट्रिया, वैसे ऑस्ट्रिया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस इन तीनों को हरा देता है ओटो वन बिस्मार्क। 18 जनवरी 1871 को फाइनली जर्मनी का यूनिफिकेशन घोषित कर दिया जाता है। इसी दिन हॉल ऑफ मिरर्स में, जो फ्रांस की सिटी वर्साइल्स है, वहां पर बैठकर विलियम वन को ताज पहना दिया जाता है और एम्परर, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में केसर बोला गया है, उसे केसर घोषित कर दिया जाता है, काइजर घोषित कर दिया जाता है। अब क्या हुआ? जर्मनी में, जर्मनी में बहुत सारे सुधार किए गए। जैसे यहाँ की करेंसी थी वो मॉडर्नाइज कर दी गई, यानी बहुत सारी टाइप की करेंसीज अब यूज़ नहीं की जाएगी, अब एक ही प्रकार की करेंसी यूज़ की जाएगी, जिससे जो ट्रेड है वो अच्छा हो सके, फल फूल सके, बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। बैंकिंग सिस्टम में सुधार किया गया, नए लॉ बनाए गए, जुडिशियल सिस्टम थी, जुडिशरी थी, इसमें सुधार किया गया। तो ऐसे जो फाइनली है जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का कैसे यूनिफिकेशन हुआ? मिड 19th सेंचुरी तक इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड हुआ पड़ा था। कुछ स्टेट्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, सारे नहीं बताए गए हैं। इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड हुआ पड़ा था। इटली का जो नॉर्थ वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट जो था वो लोम्बार्डी क्षेत्र, वो था लोम्बार्डी क्षेत्र। यहाँ कौन रूल कर रहा था, किसने कब्जा कर रखा है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ने। हैब्सबर्ग एम्पायर जो पढ़ा था हमने, वहाँ जो है वो हैब्सबर्ग एम्पायर है, उसने कब्जा कर रखा है लोम्बार्डी वाला क्षेत्र जो नॉर्थ इटली में था। ये वर्ड पहले भी लिखा था अपने जब हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल समझ रहे थे। तो नॉर्थ इटली जो लोम्बार्डी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ने कब्जा कर रखा है। सेंट्रल इटली पर किसने कब्जा कर रखा है? पोप ने कब्जा कर रखा है, यानी कि धार्मिक गुरु, फादर फुदर जो ये होते हैं ये इनके क्रिश्चियंस के। साउथ इटली में कब्जा कर रखा है बर्बन किंग्स, स्पेन की बर्बन किंग्स है, ये फ्रांस की नहीं है। एक फ्रांस में जो है ये बर्बन डायनेस्टी थी, एक स्पेन में बर्बन डायनेस्टी है। तो स्पेन का जो बर्बन किंग है उसने कंट्रोल कर रखा है, कब्जा कर रखा है साउथ इटली को। मात्र सिर्फ और सिर्फ इटली का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, जो पार्ट जिस इलाके का नाम था सर्डिनिया पिडमोंट, सर्डिनिया, सर्डिनिया पिडमोंट, सर्डिनिया पिडमोंट वाला जो पार्ट था, यही पार्ट सिर्फ विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो कि कहाँ का राजा है? इटली का राजा है। इटली का जो राजा था विक्टर इमैनुअल सेकेंड,
इसके द्वारा रूल किया जा रहा है नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो कि सर्डिनिया पिडमोंट है, बाकी क्षेत्र कब्जे में है। एक आगे और क्षेत्र बता रखा है जिसका नाम है पेपल स्टेट्स, पेपल स्टेट। ये भी कब्जा कर रखा है किसने? फ्रांस ने। अब देखो, फ्रांस ने अभी पीछे पड़ा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन इटली में भी जो ये फ्रांस था, फ्रांस ने जर्मनी को भी कब्जा कर रखा था। फ्रांस ने जो पेपल स्टेट्स है, जो पेपल स्टेट्स है, इसको फ्रांस ने कब्जा कर रखा है, इसके इटली के पार्ट को भी। यानी फ्रांस ने हर जगह जो है वो टांग अड़ा रखी है। अब क्या था ये तो इसका डिवीजन बताया, 1 2 3 4 और एक पेपल स्टेट्स 5, बाकी दो की बात नहीं बता रखी है कैसे कैसे क्या कुछ था। इसके बाद 1830 का जो दशक था, समय था, हमने ग्युसेपे मैज़नी के बारे में पढ़ा था पहले। अब ग्युसेपे मैज़नी चाह रहा था उस समय इटली का यूनिफिकेशन करना, लेकिन जो ड्यूक मैटरनिक था वो ग्युसेपे मैज़नी को बदलाव नहीं करने दे रहा था, क्योंकि वो जो ड्यूक मैटरनिक था वो ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम, पुरानी व्यवस्थाओं को चाहता था कि वही पुरानी व्यवस्थाएं लागू की जा सके। इस कारण जो है इटली का यूनिफिकेशन ग्युसेपे मैज़नी नहीं करवा पाता है। 1859 में 1859 में जो ये सर्डिनिया पिडमोंट वाला पार्ट था ना, जहाँ का किंग है, जो किंग के क्षेत्र, किंग के कब्जे में जो एकमात्र जो एरिया है वही है, बाकी तो दूसरों ने कब्जा कर रखा था। तो सर्डिनिया पिडमोंट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर किंग कौन है? विक्टर इमैनुअल सेकंड। और इसका सीएम कौन है? सर्डिनिया पिडमोंट का सीएम कौन है? काउंट कैवोर, काउंट कैमिलियो डी कैवोर करके इसका पूरा नेम था। इसने क्या किया, जो ये यहाँ का सीएम था, ये जाता है नॉर्थ इटली, यहाँ यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से जाता है नॉर्थ इटली। नॉर्थ इटली में किसने रूल कर रखा है, कब्जा कर रखा है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ने। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को जाकर हरा देता है ये। कौन? जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो सर्डिनिया पिडमोंट का सीएम है, ये इस लोम्बार्डी के क्षेत्र में जिसने कब्जा कर रखा है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ने, इसको जाकर हरा देता है सीएम। कहाँ का सीएम? जो सर्डिनिया पिडमोंट का सीएम, यानी विक्टर इमैनुअल सेकंड का जो सीएम है, वो हरा देता है इनको। अब हेल्प कौन कर रहा है? फ्रांस। फ्रांस ने हेल्प किया ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हराने में। कौन? यानी कि जो ये कैवूर था, कैवूर था, इसकी हेल्प कर रहा है फ्रांस, ताकि जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग है इसको हराया जा सके। और दूसरी तरफ इसी फ्रांस ने इटली के क्षेत्र पेपल स्टेट को भी कब्जा कर रखा है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, पेपल स्टेट को भी कब्जा कर रखा है। तो अब क्या हुआ, एक जो क्षेत्र था, यानी ये जो क्षेत्र था, मतलब हमारे कब्जे, मतलब इटली के कब्जे में आ गया, इटली ने वापस छुड़वा लिया इसको। नॉर्थ इटली वाला पार्ट इटली का पार्ट बन गया। एक तो ये ऑलरेडी था ही, अब ये भी बन गया। सेंट्रल इटली की घटना नहीं बता रखी, कैसे सेंट्रल इटली को जो है वो पोप से छुड़वाया गया। बात मनाई होगी, ट्रीटी वगैरह की होगी, ट्रीटी के थ्रू सेंट्रल इटली को भी जो है इसमें मिला लिया गया। अब साउथ इटली की बारी आई। साउथ इटली में स्पेन रूल कर रहा है, स्पेन की जो बर्बन किंग्स है वह रूल कर रहा है। तो अब अगले ही साल 1859 के बाद 1860 की घटना। अब व्यक्ति का नेम है ग्युसेपे गैरिबाल्डी। वो ग्युसेपे मैज़नी था, ये मैज़नी था, ये गैरिबाल्डी है। तो ग्युसेपे गैरिबाल्डी जाता है स्पेन, ग्युसेपे गैरिबाल्डी स्पेन जाता है, और ये जो साउथ इटली जाता है, और साउथ इटली में जो स्पेनिश रूल कर रहे हैं, किंग जो रूल कर रहे हैं साउथ इटली में, इनको जाके हरा देता है। कौन? ग्युसेपे गैरिबाल्डी। और साउथ इटली के ही कुछ लोकल किसान थे, पीजेंट थे, उन्होंने ग्युसेपे गैरिबाल्डी की हेल्प की। ग्युसेपे गैरिबाल्डी की हेल्प किसने की? ग्युसेपे गैरिबाल्डी की हेल्प किसने की? पीजेंट्स ने, किसानों ने। और हरा दिया गया किसको? स्पेन को हरा दिया। अब ये वाला पार्ट पहले, ये वाला पार्ट भी आ गया, अब साउथ इटली वाला पार्ट भी ये इसका पार्ट बन चुका है, यानी कि अब हो गया यूनिफिकेशन। अब एक इंटरेस्टिंग सी जो है वो स्टोरी बता गई है कि जो किसान थे ना, जो ये साउथ इटली वाले किसान थे जिन्होंने ग्युसेपे गैरिबाल्डी की हेल्प की है स्पेनिश रूलर को हराने के लिए,
ये क्या सोच रहे थे किसान? पहले देख लेते हैं क्या हुआ। 1861 अगले ही साल विक्टर इमैनुअल सेकंड को डिक्लेयर कर दिया गया यूनाइटेड इटली का किंग। विक्टर इमैनुअल सेकंड कहाँ रूल कर रहा था? नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, ये जो क्षेत्र था सिर्फ और सिर्फ वो इटली के कब्जे में था। अब फाइनली क्या हुआ, 1861 में विक्टर इमैनुअल को घोषित कर दिया गया यूनाइटेड इटली का किंग। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ यूनिफिकेशन अभी इटली का, अभी देखेंगे आगे। और तो पीछे की जो घटना बताई गई है वो किसानों वाली, कि जो ये किसान थे ना साउथ इटली के, ये इन किसानों को क्या लगा कि हम इस ग्युसेप्पे गैरिबाल्डी की हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ लातालिया है ना, लातालिया को कब्जा कर रखा है स्पेनिश रूलर ने। इसीलिए किसानों ने सोचा कि हमें हेल्प करनी पड़ेगी अपने राजा की रानी को बचाने के लिए। इन किसानों को, अनपढ़ किसानों को ये नहीं पता था कि इटली को कब्जा कर रखा है स्पेनिश रूलर ने। इनको तो लगा कि हमारे राजा की रानी को बचाना है, वाइफ को बचाना है, इसीलिए ये लड़ने चले आए। ये बात बता रखी है जो है कुछ, क्योंकि जो पीजेंट थे साउथ इटली के वो अनपढ़ थे, ये बात जो यहाँ पर बुक में बताया जा रहा है। तो 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का जो है वो किंग घोषित कर दिया गया, यूनाइटेड इटली का किंग घोषित कर दिया गया। अब ये थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी कि जो ये पेपल स्टेट्स जो था, यहाँ फ्रांस ने कब्जा कर रखा था। अब जो है पहले आपको बताया था जर्मनी के यूनिफिकेशन में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस भी था। फ्रांस बिजी हो गया काम पे, जर्मनी के साथ लड़ने में। जब फ्रांस बिजी हो गया जर्मनी के साथ लड़ने में, उस समय विक्टर इमैनुअल सेकंड को मौका मिला और इसने अपने पेपल स्टेट्स को छुड़वा लिया। अब 20 सितंबर 1870 को यह घटना घटी। एक रोम वाला पार्ट और एक पेपल स्टेट्स वाला पार्ट, इसको अब फाइनली इटली में मिला लिया गया। तो अब जाकर 20 सितंबर 1870 को, 20 सितंबर 1870 को फाइनली इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये स्ट्रेंज केस क्यों बताया गया है? क्योंकि ब्रिटेन ने यूनिफिकेशन नहीं किया, इसने कब्जा किया है। इसने अलग अलग क्षेत्रों को कब्जा किया, उसी को अपने पढ़ना है। यहाँ पे क्या बताया गया है, 18th सेंचुरी तक जो ये ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश नेशन, जो ये ब्रिटिश मतलब आइलैंड है अपने, कहीं जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन के इस तरफ है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर अटलांटिक ओशियन, और इधर जो यूरोप आइलैंड सा है, एक आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड। तो ब्रिटिश आइलैंड पे रहने वाले सभी लोगों की अलग अलग आइडेंटिटी थी। और यहाँ पर रह कौन रहे थे? इंग्लिश, यानी इंग्लैंड वाला पार्ट। वेल्श कहने का मतलब वेल्स वाला पार्ट, वेल्स वाला पार्ट। स्कॉटिश कहने का मतलब स्कॉटलैंड वाला पार्ट। आयरिश कहने का मतलब आयरलैंड वाला पार्ट। तो अलग अलग ये भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग कंट्री के कहाँ रह रहे थे? ब्रिटिश आइलैंड पर बसे हुए थे। और 18th सेंचुरी तक ये कोई नेशन स्टेट नहीं बना हुआ था ब्रिटिश आइलैंड। फिर क्या हुआ, समय आया, पहले की घटना बताई जा रही है, 1688 का समय था। इस समय मोनार्की रूल कर रही थी। 1688 से पहले ब्रिटेन में मोनार्की रूल कर रही थी। मोनार्क, राजा। राजा से पावर छीन ली इंग्लिश पार्लियामेंट ने। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने राजा से पावर छीन ली, पार्लियामेंट कब्जे में आ गई। अब इसके बाद पार्लियामेंट ने चाहा कि अब हम इस ब्रिटिश आइलैंड को यूनाइट कर देंगे। एक अपना जो है यूनिफिकेशन कर लेंगे इन सभी क्षेत्रों को, यानी इंग्लैंड तो खुद है ही, इंग्लैंड तो खुद है ही जो ये मेन रोल निभा रहा है। वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इनको हम कब्जा कर लेंगे इस पर। अब तो 17 वेल्स की घटना नहीं बता रखी है अपने यहाँ, स्कॉटलैंड की है, आयरलैंड की बात करेंगे। तो 1707 में
एक्ट ऑफ यूनियन जैक पेश किया गया। यूनियन जैक कहने का मतलब जो ये ब्रिटिश फ्लैग है, ये ब्रिटिश फ्लैग को यूनियन जैक कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ यूनियन जैक 1707 में इंट्रोड्यूस किया गया। एक तरफ इंग्लैंड, दूसरी तरफ स्कॉटलैंड। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को कहा कि शामिल हो जा हमारे साथ। जबरदस्ती फोर्सफुली इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने क्षेत्र में मिला लिया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया। अभी अभी जो है वो अ, ऐसे इस प्रकार से जो है इंग्लैंड डिवाइड हुआ पड़ा था। एक तरफ है स्कॉटलैंड, एक तरफ है वेल्स, एक तरफ है इंग्लैंड और इधर है नॉर्थ आयरलैंड। इसको कॉमनली जो अपने बोलते हैं वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। एक दो तीन चार, इन चार क्षेत्रों को। तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन जैक पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया, स्कॉटलैंड को अपना पार्ट बना लिया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या था, स्कॉटलैंड भी अब जो है वो यूके का पार्ट बन चुका है, लेकिन जो पार्लियामेंट है वहां पर स्कॉटलैंड को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। ब्रिटिश जो इंग्लिश लोग हैं वही हैं, इंग्लैंड के लोग हैं वही अपना डोमिनेंस वहां पर जो है बनाए रखे हैं। स्कॉटलैंड के लोग कौन सी भाषा बोल रहे थे, स्कॉटिश। तो स्कॉटिश लैंग्वेज इनको बोली नहीं दी जा रही। इनका कल्चर जो स्कॉट कल्चर था इनको बैन कर दिया। इनकी लैंग्वेज थी गैलिक लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज थी, इसको बैन कर दी। किसने बैन कर दिया, इंग्लैंड ने। कहा तुम्हें इंग्लिश कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। स्कॉटलैंड बेचारा परेशान है, लेकिन एक्ट ऑफ यूनियन जैक पास हो चुका है 1707 में ही। स्कॉटलैंड को अब इंग्लैंड का पार्ट बनकर रहना पड़ा और आज तक ये स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट ही है। दूसरी तरफ वेल्स की बात करनी नहीं है, आयरिश यानी आयरलैंड की बात करते हैं अब। आयरलैंड जो है वो अभी आपको बताया, इस तरफ तो ये तीन थे, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इधर से एस से स्कॉटलैंड, ई से इंग्लैंड, डब्ल्यू से वेल्स। इस तरफ है पूरा आयरलैंड। आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये इसका पार्ट है, ये ब्रिटेन का पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट है आज भी। जो काटा मारा ये इंडिपेंडेंट है आज भी। तो जो ये आयरलैंड था ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ पड़ा था। एक तरफ थे प्रोटेस्टेंट, एक तरफ थे कैथोलिक। जैसे क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस टू पार्ट में डिवाइड हुए पड़े, या प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। जैसे मुस्लिम सिया और सुन्नी मुस्लिम्स हैं वैसे ही प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे इनको सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटेन का। अब यहाँ पर ये जो इंग्लैंड वाले हैं, इंग्लैंड में भी क्या कौन सा रिलीजन है, क्रिश्चियंस का प्रोटेस्टेंट है। और यही प्रोटेस्टेंट जो ये आयरलैंड था, आयरलैंड के नॉर्थ वाले पार्ट में जो प्रोटेस्टेंट्स हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्टेंट्स को, मेन इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है ताकि पूरे पूरे आयरलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बनाया जा सके, पूरे आयरलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बनाया जा सके इसलिए। लेकिन जो ये कैथोलिक्स हैं ये इंग्लैंड का पार्ट बनना ही नहीं चाहते। इस कारण इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, हथियार वगैरह दिए, मारो इनको, इन कैथोलिक्स को मारो, कैथोलिक्स को मारो। यही बात यहाँ लिख रखी है, इंग्लैंड सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट जो आयरलैंड के थे। कैथोलिक रिवोल्टेड, कैथोलिक्स ने रिवोल्ट कर दिया। जैसा एग्जाम्पल बता रखा है 1789 का, 98 का। एक आयरलैंड का यानी जो कैथोलिक साउथ वाला पार्ट था, कैथोलिक कैथोलिक ही एक व्यक्ति है, कैथोलिक को फॉलो करने वाला व्यक्ति है वोल्फ टॉन ने प्रोटेस्टेंट, आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला प्रोटेस्टेंट है और साथ में इंग्लैंड का जो प्रोटेस्टेंट है, इन दोनों का विरोध कर दिया, इन दोनों का विरोध कर दिया और कहा हमें शामिल नहीं होना, हमें इंग्लैंड के साथ शामिल नहीं होना। लेकिन इस वोल्फ टॉन के रेवोल्यूशन को इस प्रोटेस्टेंट और इंग्लैंड ने के प्रोटेस्टेंट्स ने मिलकर, यानी कहें इंग्लैंड ने कैथोलिक के रिवोल्ट को दबा दिया, यानी वोल्फ टॉन के रिवोल्ट को दबा दिया। ब्रिटिशर्स की हेल्प से अंग्रेजों ने दबा दिया इस रिवोल्ट को। फाइनली समय आया 1801 का। आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो ही कब्जे में आ गया इनके, इंग्लैंड के।
इंग्लैंड के कब्जे में, ये जो कैथोलिक वाला पार्ट था कब्जे में नहीं आया और आज ये इंडिपेंडेंट है। तो लगाते हैं ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी हम अब जो है बस किसी कब्जे में नहीं है। अब फिर क्या हुआ, ये जो अब मैं एक जो मैप बनाकर बता देता हूँ आपको। यहाँ अटलांटिक ओशियन है, इधर जो है ये पार्ट है यूरोप का पार्ट है। यूरोप में भी एक छोटा सा आइलैंड है, सिंपली बना लेते हैं। एक है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, एक है इंग्लैंड, एक है वेल्स। तो इंग्लैंड ने वेल्स पर कब्जा किया, कैसे किया नहीं बता रखा। स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया, बता दिया 1707 में। आयरलैंड था इस तरफ, आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको भी कब्जे में कर लिया। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा किंगडम है ये बात बता रखी है। तो अब क्या किया इन अंग्रेजों ने, कहा कि हमें देखो स्कॉटलैंड में भी, वेल्स में भी, नॉर्थ आयरलैंड में भी अंग्रेजी कल्चर प्रमोट करना है। तो फिर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी कल्चर प्रमोट करने के लिए, अंग्रेजी कल्चर प्रमोट करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, जिसका नेम था यूनियन जैक। वही ये यूनियन जैक वाला, ऐसा ब्रिटिश फ्लैग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि जो सबकी आइडेंटिटी कैसी हो, ब्रिटिश आइडेंटिटी हो, चाहे वो स्कॉटलैंड का, चाहे वो वेल्स का हो, चाहे वो आयरलैंड का हो, चाहे वो खुद इंग्लैंड हो। तो ये कहते हैं कि अपने इंग्लिश कल्चर ही फॉलो किया जाएगा। यूनियन जैक इंट्रोड्यूस किया और नेशनल एंथम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, गॉड सेव अवर नोबल किंग, हमारे जो है किंग को सब भगवान ने बचा लिया है, ऐसा ऐसा करके इन्होंने जो है अपना नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस कर दिया। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन ने अपनी कॉमन आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर दी और थोप दिया स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और वेल्स वालों पर अपना कल्चर थोप दिया। ये घटना बताई ब्रिटेन की। अब जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, विजुअलाइजिंग द नेशन, इसमें क्या बताया गया है कि अपने देश में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज करने के लिए फीमेल का यूज किया गया। फीमेल फिगर्स बनाई गई, मतलब फीमेल एलेगरीज बनाई गई। ये जो फीमेल एलेगरीज थी, ये लिबर्टी, आज़ादी, जस्टिस, रिपब्लिक, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाए, इन सब को प्रमोट कर रही थी। ये सब चीज़ें शो करने के लिए फीमेल एलेगरीज का यूज़ किया गया, जैसे कि भारत में भारत माता। हाँ, भारत माता का नाम सुनते ही हमारे जो है नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज हो जाती है, भावनाएं जाग उठती है। इसी प्रकार से अलग अलग देशों में, जैसे जर्मनी और अपने जो है यहाँ पर फ्रांस की बात करेंगे, कि वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग को एमर्ज करने के लिए महिला रूपक का, फीमेल एलेगरी का यूज़ किया गया। मैरियाना जो फीमेल एलेगरी थी वो फ्रांस की थी, जर्मेनिया फीमेल एलेगरी जर्मनी की थी। मैरियाना जो थी उसको रेड कैप दिखाया गया है, रेड कैप, ट्राई कलर फ्लैग, रेड कैप ट्राई कलर का फ्लैग भी है इसके हाथ में, कहीं दिखाया गया है कुछ, ठीक है, इस इमेज में नहीं है। और साथ में जो है वो कोकेड, जो उसकी हैट सी है, हैट में एक रिबन सा दिखाया गया है, हैट में कुछ रिबन सा यहाँ पर दिखाया गया, उसको कोकेड बोला गया है। तो ऐसा सा जो कुछ था मैरियाना के लिए इंट्रोड्यूस शो किया गया है। तो फीमेल एलेगरी फ्रांस की कौन थी, मैरियाना थी। जर्मनी की, जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी की फीमेल एलेगरी थी। जर्मेनिया जो है उसने ओक लीव जो है वो पहन रखे हैं, जो कि किसको शो करते हैं, स्ट्रेंथ और हीरोइज्म को। जर्मनी की जो स्ट्रेंथ है, हीरोइज्म है, वो ओक लीव से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए जर्मनी की जो फीमेल एलेगरी जर्मेनिया है, इसको ओक लीव से है वो पहने हुए दिखाया गया है। ये इसके जो है ओक लीव्स जो है वो सिर पर दिखाई गई हैं। ऐसे ही ब्रिटेन की जो फीमेल एलिगरी है वो ब्रिटानिया है, ब्रिटेन की जो फीमेल एलिगरी है ब्रिटानिया है, वो बुक के फिगर 20 में दिखाया गया है। जब जो ब्रिटेन है वो कब्जा कर लेता है इन क्षेत्रों को, यानी जो स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, इनको कब्जा कर लेता है, तो वहाँ पर जो है ब्रिटानिया फीमेल एलिगरी है उसकी वो यूज़ की जा रही है। ये छोटा सा टॉपिक इसमें है, ठीक है। ये फिगर मैरियाना, जर्मेनिया, और ये जर्मेनिया जो है यहाँ पर शो की गई है जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस की गई थी उस समय।
अब जो लास्ट टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म कहने का मीनिंग होता है हमारे कंट्री के प्रति हमारा लव डिवोशन, हमारा जो हमारी देशभक्ति है वो। लेकिन जब हमारी देशभक्ति किसी दूसरे कंट्रीज को हड़पने के लिए बन जाए, यानी कि अपने देश की मैं भावना जगाकर, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाकर दूसरे कंट्री को कब्जा करने लग जाऊं, इस प्रोसेस को इंपीरियलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म कहने का मीनिंग कि हम अपने देश से बहुत लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, हमने अपने देश को यूनाइट कर लिया, लेकिन हमने आसपास की कंट्रीज में कब्जा कर लिया। जब हम आसपास की कंट्रीज में कब्जा कर लेते हैं, उस प्रोसेस को इंपीरियलिज्म कहते हैं। जैसा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा कर लिया था, इंपीरियल बना लिया था इंडिया को कब्जा कर लिया था। अब ये क्यों बताया गया है, समझना इसको। एक जो ओटोमन टर्की वाला रीजन था, वहाँ का एक रीजन है बाल्कन रीजन, मतलब एरिया पे। रीजन कहने का मीनिंग एरिया। तो बाल्कन जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल रिसोर्सेज वाला एरिया है यहाँ पर, और इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे आसपास की बहुत सारी कंट्रीज। और इस बाल्कन रीजन में रहने वाली लगभग 14-15 कंट्रीज है, उसमें से रोमानिया, बुल्गारिया, हर्जगोविनिया, बोस्निया, ऐसे कर बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि इस बाल्कन रीजन में रह रही थी। ये जो कंट्रीज थी, ये ऑटोमन एम्पायर जो था उससे आज़ादी चाहते थे। ये कंट्रीज भी आज़ादी चाहते थे ये कंट्रीज। साथ ही साथ और क्या बताया गया है, यानी कि जब ये कंट्रीज है ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी पाने के लिए क्या करेंगे, नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज करेंगे। ये तो यहाँ पर नेशनलिज्म बताया गया है। अब क्या हुआ फिर, जब ये कंट्रीज आज़ादी चाह रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ सुपर पावर्स है जैसे रशिया, जर्मनी जैसी कंट्रीज है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जो कंट्रीज है ये चाहते हैं कि हमारा इस बाल्कन रीजन पर कब्जा हो जाए, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज बहुत है। इस बाल्कन रीजन में बहुत सारी कंट्रीज रहती है। जर्मनी, जो ये रोमानिया, बुल्गारिया जैसी कंट्रीज है, ये इस बाल्कन रीजन से आज़ादी चाहती है। दूसरी तरफ ये जो कंट्रीज है ये इस पर कब्जा करना चाहते हैं वापस, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत है। ये जो कंट्रीज है इस पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि इस बाल्कन रीजन में रिसोर्सेज बहुत है। जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी और बहुत सारी कंट्रीज इस बाल्कन रीजन पर जो कब्जा करना चाह रही थी, इस कारण इन्हीं में आपस में ही छोटे छोटे युद्ध होने शुरू हुए। अब क्या बताया था आपको, जब एक देश दूसरे पर कब्जा चाहता है, दूसरे पर कब्जा करना चाहता है, उस प्रोसेस को इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो ये इंपीरियल बनाना चाह रहे हैं इसको, आपस में ही इनमें युद्ध होने लगे। फिर यही युद्ध कारण बना 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। पहले छोटे छोटे युद्ध होने लगे इनमें, बाद में जाकर इन्होंने जो है इस क्षेत्र को कब्जा करना चाहा, और यही जो कारण था बाल्कन रीजन को कब्जा करने का, बाद में जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है। और भी कारण है कई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ठीक है। मेन जो है यहाँ पर अपने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बाल्कन रीजन को समझेंगे। तो नेशनलिज्म कहने का मतलब है नेशन क्रिएट करना, जो कि ये चाहते थे अपना नेशन क्रिएट करना। लेकिन इंपीरियलिज्म कहने का मतलब है कैप्चर करना किसी अदर कंट्रीज को। तो ऐसे इजी मीनिंग से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ये क्लियर खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टोरी नहीं समझ आए तो एक बार जो है वो वापस आपको देखनी है वन शॉट में। मैंने अपने अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी तरीके से पूरी स्टोरी रिकॉल करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ पड़ा है। कभी कहाँ से क्या उठाकर पढ़ा दिया जा रहा है, कभी क्या पढ़ा दिया जा रहा है। तो सिस्टमेटिक तरीके से शॉर्ट टर्म में, कम शब्दों में कंपाइल करके जो है लगभग 25 पेजेस में, वैसे तो जो पेजेस है 10 पेजेस में ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। यहाँ स्लाइड्स जो लगाई है वो 25 स्लाइड्स में बहुत ही कम समय में कंप्लीट स्टोरी आपको बता दी गई है। एक बार दो बार आप देखेंगे इस स्टोरी को, समझ ज़रूर आएगी। थैंक यू। ऐसे ही जो है नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।